जय हिंद दोस्तों। बहुत ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है। ये वाला टॉपिक हमारा छूट रहा था। एमपी वर्ग 3 की सीरीज़ में आपके सिलेबस वाइज पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं सोशल साइंस का। इसमें आपके टॉपिक में लिखा हुआ है लोकतंत्र एवं विविधता, अर्थ विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सिलेबस में है डिक्टो वही लिखा हुआ है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार कंटेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला इसमें जो है थोड़ा सा हम थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकतंत्र एवं विविधता का मतलब क्या होता है, पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। लोकतंत्र का देखिए परिभाषा टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, है ना। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ, हमारा कौन सा देश है, भारत देश है। हमारे यहाँ नेता कैसे चुना जाता है, हमारे यहाँ का राजा कैसे चुना जाता है ना, राजा इन द सेंस प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, चुनाव के माध्यम से। और चुनाव में भाग कौन लेता है, हम लेते हैं। और राष्ट्रपति वही लोग चुनते हैं जो हम चुनकर उन्हें भेजते हैं, वही लोग मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। इन द सेंस इस देश के सर्वोच्च पदों पर, जो संवैधानिक पद हैं, उन पदों पर पहुंचने वाले जो लोग होते हैं उनको जनता चुनकर भेजती है। मतलब जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जनता का डायरेक्ट पार्टिसिपेट, जो है जनता जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट, डायरेक्ट हिस्सा ले रही है सरकार बनाने में। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो लोकतंत्र ऐसी ही व्यवस्था होती है जिसमें शासन में भागीदारी का अधिकार किसको होता है, जनता को होता है। और वो वोट डालकर अपना राजा या अपना नेता चुनती है, जो अगले 5 साल के लिए उनका डेवलपमेंट करेगी। यही सोचकर तो हम आज बीजेपी को जिता रहे हैं। कुछ अगर वो गड़बड़ करेंगे तो कांग्रेस को जिता देंगे, है ना। तो ये हमारे अधिकार में होता है कि हम अपने ऊपर किससे शासन करवाएंगे, है ना। तो हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा वाली फिलॉसफी नहीं काम करती है। ठीक। अब विविधता क्या होता है, विविधता का मतलब क्या होता है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका एक कमरा है, एक रूम है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही तरह तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मान लीजिए एक कोने में फ्रिज रखा है, पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, ट्यूब लाइट लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, पलंग है, फ्रिज है। ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मतलब आपके कमरे में बहुत ज़्यादा विविधता है। विविधता इन द सेंस तरह तरह की चीज़ें एक निश्चित क्षेत्रफल में तरह तरह की चीज़ें होना, इसको विविधता कहते हैं। अब इसको रिलेट करिए, ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट हमारे यहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट देखिए, ये वाला हिस्सा हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा हो गया, दक्कन दक्कन प्लेटू का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट। तो यहाँ से मानसूनी हवाएं उठती हैं और यहाँ पर बहुत बारिश करवाती हैं। तो यहाँ के जंगल जो है बहुत सदाबहार रहते हैं। और ये पर्टिकुलर एरिया में तरह तरह के जो फ्लोरा और फाउना, मतलब कि जीव और जंतु, तरह तरह के जीव और जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, वैरायटी वैरायटी के। तो एक निश्चित क्षेत्रफल में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो इसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों का होना, है ना। तो बायो मतलब लाइफ हो गया ना। तो यहाँ पर जीव और जंतु बहुत तरह तरह के मिल रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बोल देते हैं। तो और जो है सोशल डाइवर्सिटी का यहाँ पर जो बात है ना, सोशल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। सोशल डाइवर्सिटी इन द सेंस हमारे यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के मतलब कई जाति के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू में हो गए, मिश्रा हो गए, पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, बौद्ध हो गए, जो है, और जैन हो गए, ये तो अलग धर्म में आ जाएंगे। और जो है अगर धर्म की बात करते हैं स्पेशली, देखिए धर्म की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गया। संस्कृति की बात करते हैं तो अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग होते हैं। जाति, एक जाति में जैसे हिंदुओं में ही मैंने आपको जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि ठाकुर हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय भी तो ठाकुरों में ही आ जाएंगे, शूद्र हो गया, बनिया हो गया, है ना। और केशरवानी, ये कई प्रकार प्रकार के जो है जातियाँ आती हैं। लिंग भी महिला हैं, पुरुष हैं, बाइसेक्सुअल हैं, और जो है ट्रांसजेंडर हैं। तो कई सारे लिंग के हैं। आर्थिक स्थिति में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है, लेकिन यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहाँ भी हायर क्लास, अपर हायर क्लास, लोअर हायर क्लास। और लोअर क्लास में अपर लोअर क्लास, लोअर लोअर क्लास, मतलब मेरी तरह से है। मतलब कि बहुत ज़्यादा विविधता है, जिसके पास कम पैसा, फिर उससे थोड़ा कम पैसा, फिर उससे थोड़ा कम पैसा, है ना। तो ये विविधता का ही एक रूप है। तो हमारा समाज भी बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण है। विविधता का मतलब ये हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर समझिए, लोकतंत्र और विविधता का संबंध इस बात से है कि अलग अलग समूहों के अधिकारों के और पहचान का सम्मान करने वाले लोग। तो जैसे कि हमने समझा कि अलग अलग लोकतंत्र और विविधता का संबंध इस बात से है कि अलग अलग समूहों और अधिकारों के लोग
और पहचान का सम्मान करते हुए शासन करना, मतलब हर धर्म की हर जाति की सम्मान करना, सबको बराबर का अधिकार देना, इसका मतलब हो गया। इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो समान भागीदारी का अधिकार, हर नागरिक को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतलब समान भागीदारी का अधिकार है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि जो नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, कई बार जो कई बार ये प्रश्न उठता है ना। मेरे एक स्टूडेंट ने ही प्रश्न किया था। तो पहली बात, जो बहुत ही नीचे तबके के लोग, बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, नीचे और ऊंचा कुछ नहीं होता, लेकिन जो बहुत गरीब है इन द सेंस समझिए, तो वो क्या है, एक बहुत गरीब समाज है। अब इस समाज में जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया, और एजुकेट नहीं हुए लोग, नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो क्या इन लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ का कोई बंदा चुनाव लड़ेगा, इसीलिए जो है चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, कि इस समाज का कोई बंदा आएगा, चुनाव लड़ेगा, अपने इस एरिया के लोग उसको जिताएंगे, और फिर इस एरिया के लोग जब इसको जिताएंगे तो ये अपने लोगों की आवाज़ संसद में पहुंचाएगा और इनको भी पढ़ाएगा लिखाएगा। तो अगर ये पढ़ा लिखा वाला अगर इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, नेताओं के ऊपर कि चुनाव लड़ेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो समानता का अधिकार, चुनाव लड़ते टाइम जो समानता का अधिकार होता है उसका उल्लंघन हो जाएगा। और अल्टीमेटली इनको अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनानी होती है ना। ये लोग जो है अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाकर जो है लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, तो इनको कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बनना होता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो है क्वालिफिकेशन नहीं रखी जाती है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अलग विचार एवं मान्यताओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार में अपन देख चुके हैं, पूरा वीडियो पूरी सीरीज आप देखिएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट मैंने दिया हुआ है अभी तक। इसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, मतलब बहुसंख्यक दबाव से बचने के लिए संविधानिक अधिकार, मतलब कि क्या है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, जैन हो गई, बुद्धिज्म हो गई, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, हिंदू बहुसंख्यक में आते हैं ना। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार न करें, इसके लिए भी संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता, जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, हमने मौलिक अधिकार में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। विविधता में एकता, मतलब अलग पहचान के साथ भी राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। इसके अलावा समानताएं देख लेते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है, पृष्ठभूमि उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उनको समान अधिकार देगा। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनको समान अधिकार दिया जाएगा। सभी को कानून के समक्ष समान अवसर मिलेगा, मतलब अंबानी जी भी मर्डर करने में फांसी ही पर चढ़ेंगे, अगर कोई एक गरीब भी जो है अगर मर्डर किया है तो वो भी फांसी पर चढ़ेगा, अंबानी जी भी कर देंगे तो वो भी फांसी पर चढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों कानून के सामने समान होते हैं, ठीक है। और हर समूह को अपनी संस्कृति और परंपरा का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब आप जो है किसी हिंदू को ये नहीं कह सकते कि जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो, या किसी मुस्लिम को आप नहीं कह सकते कि जाके आप मंदिर में घंटी बजाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा असमानताएं, इनइक्वालिटीज़ देखिए, सामाजिक असमानता, जैसे जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। आर्थिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, शिक्षा की उपलब्धता में अंतर, यहाँ पर हम पढ़ पढ़ क्या रहे हैं, असमानता इनइक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ पर की जा सकती हैं ना। इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं कि यहाँ पर की जा सकती हैं, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे यहाँ होता नहीं है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छा कंटेंट लग रहा होगा आई थिंक, अगर लग रहा है तो स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और बेहतरीन अपना PDF वगैरह प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और सारे अपडेट्स वहीं पर मिल जाते हैं। विभाजन, जब विविधता को सही ढंग से संभाला नहीं जाता, मतलब कि आप धार्मिक विविधता को ही देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इनको ढंग से नहीं संभाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो समाज में धार्मिक, जाति, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग आधारित विभाजन हो सकते हैं, बिल्कुल विभाजन हो जाएंगे। कुछ कुछ बोलेंगे हमको धर्म के आधार पर बांटो, कुछ बोलेंगे हमको जो है जात के आधार पर बांटो, भाषा के आधार पर हमें अलग देश चाहिए, क्षेत्र के हिसाब से जैसे खालिस्तान अलग क्षेत्र चाहिए हमको, है। तो इस तरह की बातें होने लगती हैं जब विविधता को सही ढंग से जो है मैनेज नहीं किया जाता है। विविधता का मतलब मैंने आपको बता दिया। विभाजन लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है, बिल्कुल ये विभाजन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हार्मनी ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, संविधान के माध्यम से अधिकारों को गारंटी दे रहे हैं हम, संवाद और सहमति से विवादों का समाधान भी करते हैं, शिक्षा और जागरूकता द्वारा भेदभाव को कम करना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो सामंजस्य बैठेगा। टकराव कहाँ कहाँ पर हो सकता है, देखिए संसाधनों के असमान वितरण में टकराव हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, संसाधनों के असमान वितरण पर टकराव कैसे हो गया। जैसे एक एक आम का पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, एक आम का पेड़ है, यहाँ पर 6 आम लगे हुए हैं, 6 आम लगे हुए हैं, ठीक है, 6, 5 और 6 आम, ठीक है। तो इन आमों में से 4 आम एक विशेष समुदाय को दे देना और जो 2 आम हैं वो अलग समुदाय को दे देना। ये समुदाय कम में है, कम लोग हैं ये लोग, लेकिन फिर भी 4 इनके खाते में, और ये लोग बहुत ज़्यादा हैं फिर भी 2 ही इनके खाते में आएंगे। इससे क्या होगा, संसाधन, मान लीजिए आम आपका संसाधन है, तो आपने संसाधनों का समान वितरण नहीं किया ना, जबकि समान वितरण क्या होता कि 3-3 दोनों को मिलने चाहिए थे, बल्कि इनको 4 मिलना चाहिए था, तभी ये, क्योंकि ये संख्या में ज़्यादा है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो समान वितरण कहलाता। लेकिन यहाँ पर असमान वितरण कर दिया गया है, इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। दूसरा देखिए, धार्मिक और जाति कट्टरता, ये तो किसी से छुपी नहीं है, धार्मिक कट्टरता हमारे देश में किस हद तक फैलाई जाती है। इसके अलावा राजनीतिक नेताओं द्वारा विभाजनकारी भाषण, है ना, जैसे कि बहुत सारे भाषण फेमस है। अफजल के हत्यारों को गोली मारो सालों को, एक बहुत ही फेमस नेता ने ये भरे मंच से कहा हुआ था, मतलब ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। एक जो भाषण दिया गया था जेएनयू में, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ये पता नहीं अभी तक घूम क्यों रहे हैं ये भाषण ऐसे देने वाले। तो इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर लोगों को जो है भड़काया जाता है और कन्फ्लिक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा नेता हैं जो अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए धर्म की राजनीति करने लगते हैं। तो यहाँ से जो है राजनीतिक नेताओं द्वारा विभाजनकारी भाषण के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कट्टरता देखने के लिए मिलती है। अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से और उससे अलग भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकरूपता। तो आई थिंक ये जो है कि धार्मिक एकरूपता। क्या होता है? तो राजनीतिक भागीदारी होता है। लोकतंत्र मतलब मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था कि लोकतंत्र का मेन मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र इन द सेंस लोगों का शासन। तो क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक भागीदारी। लोकतंत्र का मूल भाव यह है कि सभी नागरिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लें, इन द सेंस चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। तो राजनीतिक भागीदारी होगी। विविधता का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा, विविधता का समाज में विभिन्नताओं की उपस्थिति। मैंने आपको एक रूम का एग्जाम्पल देके बताया था ना। तो समाज में विविधता का अर्थ एक्चुअली में पूछ रहा है, तो समाज में विभिन्नताओं की उपस्थिति ही कहलाती है, ठीक है। जैसे अलग अलग जाति के, धर्म के, भाषा के, संस्कृति के, लिंग, क्षेत्र, ये सब के हिसाब से लोग बटे हुए होते हैं। अगला है, विविधता में एकता का उदाहरण क्या है? तो विविधता में एकता का उदाहरण है भारत में अलग अलग त्योहारों का मनाया जाना। यह दर्शाता है कि विविधता, भारत में विविधता तो बहुत है, बहुत धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एकजुटता भी है। तो यहाँ भारत हमारा एक ऐसा देश है कि ईद में हमारे यहाँ हिंदू भी सेवैयाँ खाता है और दिवाली में मुस्लिम भी हमारे यहाँ पटाखे जलाता है। तो इस तरह की एकता हमारे देश में देखने के लिए मिलती है। और नेताओं के भड़काऊ भाषणों के बावजूद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रदरहुड की भावना एक दूसरे के प्रति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में असमानता का कारण क्या नहीं है? तो समान मतदान का अधिकार जो दे दिया जाता है, यह असमानता का कारण नहीं बनता है। इसके अलावा आय में असमानता, ये तो बनता है असमानता का कारण। शिक्षा में अंतर, जातिगत भेदभाव, कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन लगा सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं जरूर आपको बताऊंगा कि विविधता में टकराव का एक प्रमुख कारण क्या होता है? धार्मिक कट्टरता। बिल्कुल भी विविधता में टकराव का प्रमुख कारण होता है धार्मिक कट्टरता। ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अगला है, भारत का संविधान विविधता में सामंजस्य कैसे लाता है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करके भारत का संविधान जो है विविधता में सामंजस्य बैठाता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन न करे। जैसे बांग्लादेश में, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी हो गई ना, अल्पसंख्यक वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू हैं, तो वो लोग कितना ज़्यादा उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो ये जो है एक लोकतंत्र की निशानी नहीं होती। जैसे पाकिस्तान अपने आप को लोकतंत्र बोलता है, सो कॉल्ड लोकतंत्र, नल्ला, लेकिन क्या होता है वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ज़बरदस्ती वहाँ पर हमला किया जाता है। तो ये जो है लोकतंत्र नहीं है, हमारा भारत है लोकतंत्र, असली लोकतंत्र भारत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं विविधता का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अगला है, लोकतंत्र में विविधता का सम्मान किससे सुनिश्चित होता है? अल्पसंख्यकों का। किसी देश में विविधता का सम्मान कितना है ना, वहाँ पर देख लो जाके, अल्पसंख्यकों से पूछ लो कि आपको वहाँ पर कितने अधिकार मिले हुए हैं। आप हमारे मुस्लिम भाइयों से पूछेंगे, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई विविधता के कारण क्या है? कुछ को छोड़ दीजिए, नहीं, मैं मेजर जनसंख्या के बारे में बोलूँगा कि देशभक्ति होते हैं, ठीक है। नमक हलाल ज़्यादा मिलेंगे, नमक हराम आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन वो जो कम लोग होते हैं
वो लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई विविधता के कारण क्या है? तो संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं उल्लेखित हैं और ये भाषा की विविधता को दर्शाते हैं, ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार निहित है। हम जो है ऊपर क्या हम एक अलग से वीडियो सेपरेट कर चुके हैं। अगला है, विविधता में टकराव से बचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका संवाद, बातचीत करेंगे तो विविधता में जो टकराव उत्पन्न है वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी आप बातचीत से ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लड़ना तो एक आखिरी विकल्प होता है। अगला है, लोकतंत्र में समान अवसर का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें समान अवसर का तात्पर्य होता है सभी को चुनाव में भाग लेने और अवसर प्राप्त करने का अधिकार। हम ऊपर देख चुके हैं, है ना, कि गरीब लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, विविधता का लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव कब पड़ जाता है? जब यह टकराव का कारण बनती है। विविधता में जो है विविधता लोकतंत्र में नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है जब ये क्या टकराव का कारण बनने लगती है। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 हम एक अलग से वीडियो दे चुके हैं आपको, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। अगला है, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू ने। तो नेहरू जी ने भारत में विविधता को एकजुट रखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी के बारे में अगर पूछता है तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और हाँ, इतना ही याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले, अब क्या थे पहले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अगला है, लोकतंत्र का कौन सा पहलू विविधता को संभालने में मदद करता है? संवैधानिक अधिकार आपको विविधता को संभालने में मदद करते हैं। अगला है, विविधता के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? समाज में सहिष्णुता को बढ़ाना। सहिष्णुता को बढ़ाना समाज में, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ होता है विविधता के साथ भी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जाति विविधता का उदाहरण क्या है? तो भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जातियां भी स्थित हैं। हम देख चुके हैं विविधता क्या होती है यार, विविधता मैं आपको बहुत अच्छे से बढ़ा चुका हूं ऊपर। अगला है, लोकतंत्र में विविधता का प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? लोकतंत्र में विविधता जो है नागरिकों की सोच और संवैधानिक ढांचे पर पूरी तरह से निर्भर करता है। दोनों मिलकर ही विविधता को सकारात्मक रूप से बनाए रखते हैं, जरूर याद रखेंगे। अगला है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र में विविधता का प्रबंधन, विविधता का मैनेजमेंट किस पर निर्भर करेगा? तो नागरिक कैसा सोचते हैं और उस देश का संवैधानिक ढांचा कैसा है, इस पर ही डिपेंडेंट करेगा ना, सिर्फ सरकार पर नहीं, केवल विपक्ष पर नहीं, विदेशी नीति पर नहीं। तो यही सबसे अच्छा उत्तर होगा इसका। एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है, मैं आपको बता चुका हूँ, तुक्का लगाने की टेक्निक, उसको भी आप देखिए, बहुत इफेक्टिव वीडियो है वो। अगला है, सांस्कृतिक विविधता में शामिल कौन कौन होते हैं? तो भाषा, धर्म, कला, भोजन और पोशाक। लोग भाषा के आधार पर अलग होते हैं, धर्म, कला, भोजन और पोशाक, पहनावे के हिसाब से भी लोग अलग होते हैं। तो विविधता यहीं पर जो है, ये वाला आंसर आपका सबसे बेस्ट होगा। केवल धर्म नहीं, केवल भाषा नहीं, केवल कला नहीं, इन चारों को मिलाकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ वही जो है विविधता है। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है? तो ये मौलिक स्वतंत्रता है मेरे भाई। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 29 तक दी गई है, 28 तक आर्टिकल में। अगला है, लोकतंत्र में विभाजनकारी राजनीति का परिणाम सामाजिक अस्थिरता आ जाती है। अगर विभाजनकारी राजनीति होती है तो हमारे यहाँ समाज में अस्थिरता आ जाती है। अगला है, विविधता में एकता बनाए रखने से में सबसे अधिक सहायक कौन है? विविधता में एकता, ये सहिष्णुता, इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा। शांति के साथ रह सकते हैं, सहिष्णु, अगर कोई समाज सहिष्णु है ना, कोई जैसे नहीं बोल देते कि हमने आपको टॉलरेट कर लिया। टॉलरेट करने का गुण बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है, और जिसके अंदर टॉलरेट करने का गुण आ जाता है ना, वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश रहता है। मतलब दूसरों के कष्ट में अगर जो है खुद शामिल होता है, और दूसरों के कष्ट, कोई अगर सामने वाला कष्ट में है तो वो खुशी नहीं मनाएगा। ठीक है, तो सहिष्णुता की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये जो है एक देश को विविधता में एकता बनाए रखने में बहुत बड़ी सहायक होती है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। क्या हुआ था कि श्री रामुलु नाम के एक जो है बहुत ही जो है बड़े समाज सेवी थे, श्री रामुलु नाम के। ठीक है, तो उन्होंने बोला था अलग से हमारे लिए एक तेलुगु भाषाई राज्य बनाने के लिए वो मांग कर रहे थे, और वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा आंदोलन उग्र होने वाला था, तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठित कर दिया गया था। 1953 की ये बात है। ठीक है, तो पहली 1956 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले अगर पूछता है आपसे कि भाषाई आधार पर
राज्यों में गठन होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है, जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया। बाकी राज्यों का पुनर्गठन आयोग एक बना था, फजल अली कमीशन बना था, उसकी सिफारिश पर 1956 में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, तो जरूर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक असमानता का उदाहरण जाति आधारित भेदभाव होना सामाजिक असमानता का उदाहरण होता है। अगला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो राज्य का किसी भी धर्म से ना जुड़ना, मतलब राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता। राज्य मतलब यहाँ पर देश की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, विविधता के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, कट्टरता और असहिष्णुता, है ना। अगला है आपका, अल्पसंख्यक अधिकार का उद्देश्य क्या होता है, कमजोर समूह की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा, हम देख चुके हैं ऊपर। अगला है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था आपके मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और यहाँ से इस मौलिक अधिकार को हटाकर जो है आर्टिकल 300A में डाला गया संपत्ति के अधिकार को। अब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। क्या है, पहले मौलिक अधिकार था और आपके ज़मीन में अगर कोयला मिल गया तो आपकी ज़मीन को सरकार खोद के कोयला निकालना चाहती तो आप नहीं दोगे, बोलोगे मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो सरकार ने इसको विवाद को ही ख़त्म कर दिया और संपत्ति के अधिकार को हटा के वहाँ से विधिक अधिकार में डाल दिया। अब आपके ज़मीन में कुछ भी निकलेगा तो सरकार आपको उचित मुआवजा देके आपको वहाँ से निकाल देगी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, विविधता में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है, तो विविधता में सामंजस्य का अर्थ होता है भिन्नताओं को स्वीकार करके साथ रहना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 29 और 30 में है, जरूर याद रखेंगे। हम पिछले वीडियोस में ये बहुत डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला है, लोकतंत्र में असमानताओं को कम करने का मुख्य साधन क्या होता है, तो लोकतंत्र में असमानताओं को जो है कम करने के लिए आरक्षण नीति और कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं। भाई आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि नीचे तबके का अगर कोई बंदा है तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए थोड़ा सा पुशअप मिल जाए और उसको आरक्षण से वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, ताकि वो सबके साथ जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में चल सके और अपने समाज के लोगों का भी अपलिफ्टमेंट कर सके। ठीक है, इसलिए आरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है आपका, विविधता में टकराव का मुख्य कारण संसाधनों का समान वितरण, ऊपर देख चुके हैं। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार से आर्टिकल 12 से 35 तक, फिर आर्टिकल 36 से और 51 तक आपका डीपीएसपी है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। डीपीएसपी जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं, जरूर याद रखेंगे। अगला है, विविधता में एकता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद और आपसी सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करिए और कोई अगर टकराव है तो उसको बातचीत से सुलझाइए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1953 में तेलुगु भाषी राज्य था ये। ठीक है, श्री रामुलु के जो है मृत्यु पे ये राज्य बना था। फिर उसके बाद लोकतंत्र में नागरिकों का कर्तव्य विविधता का सम्मान करना, सभी धर्म का सम्मान करना, इसका मतलब ये होता है। अगला है, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना, मैंने ऊपर आपको बताया, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना। अगला है, विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति भेदभाव होती है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारत में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां मान्य रूप से हैं, तो वर्तमान में 705 है। ये दो है डेटा, आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जहाँ से सोर्स लिया वहाँ पर 705 बताया जा रहा है। अगला है, विविधता में एकता किस विचारधारा का है, समावेशी राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो कम आबादी वाले समूह, है ना, जैसे कि मुस्लिम हमारे जैन हो गए और बौद्ध हो गए, ये सब अल्पसंख्यक हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है और इनकी जो स्टेचू बनी है 182 जो है फीट इसकी हाइट है, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी और वो कहाँ पर है, साधु बेट टापू पर है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, केवड़िया गुजरात में साधु बेट टापू पर नर्मदा नदी के किनारे 182 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। वास्तुकार इसके श्री राम वी सुतार हैं और 182 फीट इसलिए है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात में जो है 182 ही सीट है विधानसभा की, जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। लोकतंत्र में विविधता का सकारात्मक प्रभाव क्या है,
तो लोकतंत्र में विविधता का सकारात्मक प्रभाव है, सांस्कृतिक समृद्धि आती है इससे। मतलब ईद भी मनाए जा रहे हैं, बुद्ध जयंती भी मनाई जा रही है, दिवाली भी मनाई जा रही है, होली भी मनाई जा रही है, छठ भी मनाया जा रहा है, सारी चीज़ें एक साथ मनाई जा रही हैं, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। अगला है, भारत में संविधान में कितनी अनुसूची? 22 अनुसूची हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जरूर याद रखिएगा। अरे यार क्या क्वेश्चन है! भाषा, अनुसूचित भाषाएं 22 हैं, सॉरी, भाग भी 22 हैं, लेकिन अनुसूची हमारे यहाँ टोटल अभी अनुसूची 12 हो गए हैं, 12 अनुसूची है, तो जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया था। फिर से सुन लीजिए, 22 भाग हैं, अभी वर्तमान में 25 भाग करीब हो चुके हैं, लेकिन संविधान में वैसे 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, और इसकी 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची पर 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में समान अवसर का मतलब क्या होता है? सभी को कानून के तहत समान व्यवहार, ठीक। अगला है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? सभी को समान सामाजिक दर्जा और अवसर देना, यही होता है सामाजिक न्याय भाई, है ना। सामाजिक न्याय, यहाँ पर सामाजिक न्याय मतलब छुआछूत, जैसे आर्टिकल 17 कहता है कि आप छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर ऐसा किया तो आपको जेल हो जाएगी, मतलब उनको सामाजिक न्याय दिलाया जाएगा अगर कोई उनके साथ छुआछूत की प्रैक्टिस करता है। तो समझ रहे हैं सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? समाज में किसी के साथ भेदभाव ना करना, इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय, ठीक है, सभी को मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में समानता का अधिकार का उल्लंघन जातिगत भेदभाव से है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है, जातिगत भेदभाव, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विविधता में टकराव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका? शिक्षा करो और जागरूकता दो, शिक्षित होंगे तो वैसे ही जागरूक हो जाएंगे। अगला है, भारत में समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल 39D में है, जरूर याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व का है, आर्टिकल 39D में समान वेतन है। अगला है, विविधता को लोकतंत्र में संरक्षित करने का एक साधन आरक्षण है, हम ऊपर देख चुके हैं। अगला है, लोकतंत्र में समान अवसर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आर्थिक असमानता, लोगों के पास जो है अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाना, यही जो है सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन है लोकतंत्र में समान अवसर का, ठीक है। अगला है, विविधता को अपनाने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? सबसे अच्छा उदाहरण होता है अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। अंत खेल में आप देखते हैं कि सभी जाति धर्म लिंग के लोग खेलते रहते हैं, आपस में गले मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रदरहुड बनता है। जैसे सिराज को, यहाँ पर सिराज विकेट लेता है तो पूरा इंडिया झूमता है ना, तो इस प्रकार से तो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन वगैरह करवाना, ये जो है विविधता को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और लोकतंत्र शब्द किस भाषा से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है। इसका मतलब देखिए, डेमोक्रेसी कहते हैं ना, तो डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है शासन, मतलब जनता का शासन, डेमोक्रेसी, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारत में समानता का अधिकार कब से लागू हुआ है? तो 1950 से समानता का अधिकार भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन है आपका, विविधता में टकराव, विविधता में टकराव एक उदाहरण है भाषाई आंदोलन का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अपन देख चुके हैं, अनुच्छेद 30 में है आपका, जरूर याद रखिएगा। अगला है, लोकतंत्र में बहुसंख्यवाद का दुष्परिणाम क्या है? अल्पसंख्यकों का दमन अगर यहाँ पर हो रहा है तो बहुसंख्यवाद का ये दुष्परिणाम है, जैसा आपकी बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अगला देखिए, भारत में भाषाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली, 1953, जरूर याद रखेंगे। अगला है, विविधता के साथ लोकतंत्र में सबसे जरूरी तत्व संविधान का पालन करना, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से होंगे, इसलिए फास्ट कर रहे हैं अपन। अगला है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो भारत का संविधान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। युद्ध, धार्मिक, ये सब तो होगा ही नहीं ना, तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। पीडीएफ टेलीग्राम में रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। अगला है, भारत में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51A में है, और ये डीपीएसपी का भाग नहीं है, याद रखिएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हमने? जो है मौलिक कर्तव्य हमने अधिकार यूएसए से लिए हैं, और कर्तव्य जो है रूस से लिए हैं। पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ली हुई है। अगला देखिए, विविधता को नुकसान पहुंचाने वाला कारक भेदभाव और असहिष्णुता, ये अपन देख चुके हैं ऊपर। अगला है, भाषाई विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग भाषाओं का अस्तित्व। अगला है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, मतलब समानता का सिद्धांत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है ना, एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन दनादन हो जाएंगे। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को किस उद्देश्य से दिया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता क्यों दी गई है? धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, ब्रदरहुड बनाए रखने के लिए, इसीलिए ना दिया जाएगा क्या? धार्मिक विभाजन के लिए देंगे? ये सब तो क्वेश्चन देखते ही आप जो है एलिमिनेट कर दोगे।
अगला है भारत में जाति आधारित भेदभाव पर रोक किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15 में है, याद रखिएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। छुआछूत का अंत है आर्टिकल 17 में, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला है लोकतंत्र में विविधता में सकारात्मक बनाने का संवाद, शिक्षा और सहिष्णुता, ऊपर देख चुके हैं। अगला है समान नागरिकता का मतलब क्या होता है? मतलब सभी भारत के नागरिक जो है अधिकार कर्तव्य सब समान मिले हुए हैं भारत के लिए नागरिक को, ठीक है। अगला है भारत में कितने प्रकार की विविधताएं प्रमुख हैं? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, जरूर याद रखिएगा। इतनी विविधताएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वगैरह सब हैं अपने यहाँ विविधताएं। समान अवसर का उल्लंघन किसमें होता है? गरीबी और शिक्षा में समान अवसर का उल्लंघन होने लगता है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पर। अगला है लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य, ये उपरोक्त सभी मतदान करना, विविधता का सम्मान, संविधान का पालन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है विविधता में एकता की अवधारणा भारत में किससे अधिक जुड़ी हुई है? किससे सबसे अधिक जुड़ी हुई विविधता में एकता? तो संविधान में जुड़ी हुई है, याद रखेंगे जरूर। अगला है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यही धर्मनिरपेक्षता है। अगला विविधता में टकराव का समाधान क्या है? तो विविधता में टकराव का समाधान संवाद और मध्यस्थता, ऊपर देख चुके हैं अपन। अगला है सांस्कृतिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संस्कृति और भाषा की रक्षा करना, यही सांस्कृतिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होगा। भारत में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 39 बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। समान नागरिक जो है कानून जो है क्वेश्चन देखिए आप, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मतलब फ्री लीगल एड, मतलब फ्री में किसी को कानूनी सहायता देना, आर्टिकल 39A में है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। अगला देखिए लोकतंत्र में विविधता का सम्मान किससे होता है? समान कानून से होता है ना भाई, विविधता का सम्मान। आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगला है भारत में समान अवसर आयोग किस उद्देश्य से है? तो भेदभाव रोकना, गरीबों को सहायता करना, शिक्षा में समान अवसर, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होने वाला है इसमें। अगला है विविधता में एकता बनाए रखने का सबसे अच्छा जो है शिक्षा, संवाद, कानून का पालन, उपरोक्त सभी होगा बिल्कुल आपका। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19(1)(a) में है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला है लोकतंत्र में समान अवसर का सीधा असर किस पर पड़ता है? तो सामाजिक न्याय पर आपके पड़ता है, समान अवसर का, है ना। अगला देखिए असमानता को खत्म करने का एक तरीका, शिक्षा और कौशल विकास, बिल्कुल। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था आपका राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में हुआ था, जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आया है। अगला है अल्पसंख्यक में कौन शामिल हो सकता है? तो सभी हो सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, जाति अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक सब हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है विविधता में असमानता का सबसे बड़ा कारण, ऐतिहासिक भेदभाव। ऐतिहासिक भेदभाव विविधता में असमानता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। अगला है समानता का उल्लंघन किसमें नहीं होता है? तो आरक्षण में नहीं होता, बाकी ये सब में जो है समानता का उल्लंघन होता रहता है, ठीक। आरक्षण से तो समानता मिलती है। सब भारत में संविधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 किसने कहा था? संविधान की आत्मा कहा था इसको बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के महू नाम की जगह से हुआ, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर महू, अब इसे अम्बेडकर नगर कहा जाने वाला है, कहा जाने लगा है। और बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। भारतीय संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए विविधता में भाषाई टकराव से बचने के लिए आवश्यक क्या है? तो सहिष्णुता और संवाद, कई बार देख चुके हैं अपन। अगला है समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना, यही है। आर्टिकल 44 में लागू होता है, ये जरूर याद रखेंगे, गोवा में सबसे पहले लागू था, ठीक। डीपीएसपी है। अगला लोकतंत्र में विविधता का गलत उपयोग किस में होता है? तो विभाजनकारी राजनीति में होता है, जरूर याद रखेंगे, ऊपर देख चुके हैं। अगला है समान वेतन की अवधारणा का उद्देश्य क्या होता है? तो समान वेतन मतलब आय में समानता लाना, है ना। समान वेतन का मतलब क्या होगा? सबकी समान इनकम हो। अगला है सामाजिक न्याय और समान अवसर किसमें सुनिश्चित होते हैं? तो शिक्षा, कानून और नीतियों में सुनिश्चित होते हैं, जरूर याद रखेंगे। अगला है भारत में समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में फैला हुआ है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार मिल जाने वाला है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 से अगर 18 तक जाएंगे तो आपको 5 मिलेंगे टोटल, 14, 15, 16, 17 और 18, आपको टोटल 5 आर्टिकल मिल जाएंगे ना इसके बीच में। अगला देखिए विविधता में एकता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक शिक्षा और जागरूकता, कई बार देख चुके हैं अपन।
अगला है लोकतंत्र में विविधता में सामंजस्य बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो संवाद और सहमति मतलब बातचीत करना, ऊपर आ चुके हैं कई बार। अगला है विविधता लोकतंत्र के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यह नई सोच और विचारों को बढ़ावा देती है। तो लोकतंत्र में विविधता बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर याद रखेंगे इसका आंसर भी। तो आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, टाइम बर्बादी ना लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी करेंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से हमको पैसा नहीं मिलता, लाइक करने से हमको पैसा नहीं मिलता, ठीक है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बस हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा कंटेंट देने के लिए। आज थोड़ा-सा समय का अभाव था इसलिए थोड़ा-सा फास्ट हुआ, है ना? उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कंटेंट देना मेरा उद्देश्य है और ऑथेंटिक कंटेंट देना मेरा उद्देश्य है। और फास्ट इसलिए भी किया मैंने क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत समझाने वाले थे नहीं, कॉमन सेंस से हो जाने वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आपको ऑल द बेस्ट है और बहुत ही अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर दिया गया है। आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का। एमपी वर्ग 3 के लिए हम पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में पहले थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे और उसी क्रम में आपके टॉपिक में दिया है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह और हित समूह, ठीक है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, देन उसके बाद हम करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यूज़। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, तभी समझ में आने वाला है। पहले परिचय देख लेते हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और हित समूह मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये तीनों, ठीक है। जहां राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, जैसे बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, ये हो गई आपकी राजनीतिक पार्टियां। वहीं पर दबाव समूह और हित समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। नीचे देखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं, दबाव समूह, हित समूह, है ना, इनको थोड़ा सा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। उसके बाद ही एमसीक्यू में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ जो है डेवलप हो पाएगी, है ना। तो ये तीनों मिलकर किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों ही कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लोकतंत्र होता है, ये तीनों बहुत अच्छे से काम करती हैं। इन्हीं के विषय में समझना है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, राजनीतिक पार्टी क्या है, सबसे पहले प्रश्न आपके सामने ये होना चाहिए। तो एक राजनीतिक पार्टी लोगों का एक संगठित समूह है जो समान राजनीतिक विचारधारा रखते हैं। जैसे बीजेपी एक जो है राजनीतिक ग्रुप है ना, समूह है। कांग्रेस आपका एक ग्रुप है, आम आदमी पार्टी आपका एक ग्रुप है, कांग्रेस भी आपका ग्रुप है। अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का कोई सदस्य हो और वो कांग्रेस की विचारधारा से जो है तालमेल रखता हो, वो तो बीजेपी की विचारधारा से ही तालमेल रखता होगा ना। आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता होगा, तभी उस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। तो समान राजनीतिक विचारधारा रखते हैं जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं पार्टियों से, वो एक जैसी जो है विचारधारा को फॉलो कर रहे होते हैं, तभी उस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। और चुनाव लड़कर सरकार में सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल यही तो करते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, जो है एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की कमी बताते हैं और जनता फिर उनको चुनती है जो उनको बेस्ट लगता है जनता को। और फिर जो है यही राजनीतिक समूह शासन में आते हैं और इसके जो प्रमुख होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, वो जो है शासन चलाते हैं। फिर इनका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना होता है। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और क्या है, राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या क्या हैं, तो चुनाव लड़ना पहला कार्य हो गया, सरकार बनाना और चलाना दूसरा कार्य हो गया, नीतियों का निर्माण करना, भाई जो सरकार बनाएगी, जो सरकार रहेगी केंद्र में, राज्य में, वही तो नीति निर्माण करेगी ना। इसीलिए अपने जो जनप्रतिनिधि मतलब जो आप विधायक और सांसद आप ऊपर भेजते हो, बहुत सोच समझ कर भेजना चाहिए, क्योंकि वही आपके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले 5 साल के जो आपका रोड मैप है, आप कैसे जियोगे, क्या खाओगे, कैसे खाओगे, कितना महंगा खाओगे, कितना सस्ता खाओगे, ये सब वही तय करने वाले हैं। तो बहुत ही सोच समझकर वोट देना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर कभी भी वोटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पहले हम बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं, आप उनको देखिए, सब आपको समझ में आएगा।
और क्या है, जनमत निर्माण, पार्टियां जनता को अपने विचारों से अवगत कराती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जनता को प्रभावित करती हैं। जैसा आप बिहार में इस समय देख रहे हैं, सब जनता को प्रभावित करने में और लुभाने में, लालच देने में लगे हुए हैं। और क्या है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है। पार्टी जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाती हैं और सरकार की नीतियों को जनता तक लाती हैं। पार्टी एक माध्यम ही हुआ ना, पार्टी के लोग सरकार उच्च सत्ता में है, तो जनता से पार्टी तक जाएगा और पार्टी ही जो है उच्च सत्ता में जो है वहाँ से जो है नीति का निर्माण करवाएगी और फिर जनता तक वापस आएगा। यही तो सारा सिस्टम चलता रहता है ना अपने यहाँ। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल में बहुत ही शानदार आपको कंटेंट दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है और आपके द्वारा बहुत ही जो है फ्रूटफुल कमेंट्स किए जा रहे हैं। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ वर्ग 3, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ पॉलिटी। तो ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। मैं एक प्रयास करता हूँ कि आपको सिंपल वे में चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। बेस्ट 100% जो है ना, एक जो है डिलेमा है, एक ख्वाब है, कभी पूरा नहीं हो सकता। उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है और मैं तो बहुत ही छोटी सी कड़ी हूँ, बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ जो आपको थोड़ा बहुत जितना उसके पास ज्ञान है आपको जो है बताने का प्रयास करता है। तो अगर मेरा प्रयास आप 1% एक आदमी को भी प्रभावित करता है, एक आदमी के भी काम आता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो है ये प्रयास सफल हो गया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे हमें और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी कर देंगे। और इस PDF कि अगर आपको चाहत है, ये PDF आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपको ये PDF और बाकी की पुरानी सारी PDFs आपको मिल जाने वाली हैं। रेगुलर अपडेट, क्विज़ वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलता है। चलिए, अब समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रकार, मतलब कुछ राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, है ना, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं ना। देखिए, जो है राष्ट्रीय पार्टियां जो है कुछ उसके मापदंड होते हैं। हम पिछले जो है चुनाव वाले चैप्टर में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सब कुछ समझ चुके हैं डिटेल में। इन डिटेल यहाँ पर बताना जो है मुझे लगता है समय की बर्बादी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपके टॉपिक में ही है, प्लेलिस्ट आप देखिए, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, है ना। तो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। इसके अलावा दबाव समूह क्या होते हैं और हित समूह क्या होते हैं, ये जरूर आप देखिएगा। ठीक है, दबाव समूह समझने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन या संगठित समूह है जो सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूरा कराने या नीतियों को अपने पक्ष में बदलवाने का प्रयास करती हैं। जैसे मान लीजिए एक दबाव समूह है, ठीक है, और सरकार यहाँ पर बैठी है। सरकार को हम गवर्नमेंट से जो है यहाँ पर दर्शा देते हैं, तो ये एक दबाव समूह है। मतलब ये किसानों का ग्रुप भी हो सकता है ना, एक किसानों का जो है ग्रुप है, मान लीजिए एक समूह है। अब ये दबाव समूह के द्वारा ये दबाव समूह का काम का तब करने लगेगा जब ये सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगेगा। दबाव समूह पावरफुल भी होते हैं, है ना, हड़ताल वगैरह करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं और सरकार के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं अपने हित में काम करवाने के लिए, अपने हित में नीतियां बनवाने के लिए ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। ठीक है, ये होते हैं दबाव समूह। और ये सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ते। कभी किसान आंदोलन जो हुआ था वो चुनाव लड़ने के लिए हुआ था क्या? नहीं हुआ था। वो अपनी मांगें मंगवा रहे थे, मनवा रहे थे सरकार से। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो समूह क्रिएट होते हैं उनको दबाव समूह कहते हैं। वो कभी चुनाव वगैरह नहीं लड़ते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों और सरकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं डालते, अप्रत्यक्ष रूप से डालते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। इतना समझिए कि ग्रुप्स जो सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपना काम करवाते हैं, अपने अनुसार नीति लागू करवाते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। अब हित समूह क्या होते हैं समझिए। हित समूह लोगों का ऐसा समूह है जिनके समान हित होते हैं। ठीक है, वे अपने इन हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए संगठित होते हैं। दबाव समूह और हित समूह में मुख्य अंतर यही है कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते। जब कोई हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने लगता है, तब वह दबाव समूह कहलाता है। अब समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, जितने भी दबाव समूह है ना, वो सब के सब हित समूह हैं, क्योंकि अपने हितों के लिए ही तो वो सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। और हित समूह क्या होता है? हित समूह जो है दबाव समूह का ही एक रूप आप समझ लीजिए, है ना, दबाव समूह का ही एक रूप समझ लीजिए। और हित समूह क्या है?
कई सारे ग्रुप्स को मिलाकर भी हित समूह बनाया जा सकता है ना, हित समूह। और जो है छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके, जैसे स्टूडेंट्स का भी हित समूह हो सकता है। लेकिन यही स्टूडेंट्स का जब कोई जो है राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर देती है और ये बहुत बड़ा बन जाता है, और ये इतना बड़ा बन जाता है कि सरकार के ऊपर दबाव डालने लायक हो जाए, तो ये दबाव समूह हो जाएगा और सरकार को स्टूडेंट के हक में कुछ फैसले सुनाने पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो हर हित समूह दबाव समूह होता है, लेकिन हर दबाव समूह हित समूह नहीं हो सकता। दबाव समूह बड़ा चीज होता है ना, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, दबाव समूह और हित समूह के कार्य क्या होते हैं, ये जरूर अपन देखना चाहेंगे। नीतियों को प्रभावित करना देख चुके हैं। सरकार और जनता के बीच की कड़ी, ये अपने सदस्यों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल जरूरी बात है ये। प्रशासन में सुधार करने के लिए, खामियां बताने के लिए ही तो हित समूह दबाव समूह काम करते हैं, और फिर उन कमियों को दूर करवाने के लिए कहते हैं, और अपने हितों की रक्षा भी करते हैं, ये बिल्कुल देख चुके हैं। अब दबाव समूह के प्रकार, ये किस किस प्रकार के होते हैं जरूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे व्यावसायिक दबाव समूह, जैसे फिक्की होता है, एसोचैम होता है, ये व्यापार उद्योग के हितों की रक्षा करते हैं। फिक्की एक समूह है, आपने आई थिंक सुना होगा। एसोचैम भी एक समूह है ना। तो ये जो है व्यापारियों का समूह होता है और व्यापारियों के हितों के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि फिक्की की स्थापना किसने और कब करी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रम दबाव समूह, जैसे मजदूर संघ हो गया, मजदूर संघ है इंटक, आपने सुना होगा, ये श्रमिकों के, मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हो गया कृषक दबाव समूह, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ये किसानों के हित के लिए काम करेगा। जैसे पेशागत दबाव समूह, जैसे वकीलों का हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, संघ हो गया, ये अपने पेशे से जुड़े लोगों के हित की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो आई थिंक आपको दबाव समूह समझ में आया होगा, ठीक है। और सार्वजनिक हित समूह होते हैं, जैसे कुछ पर्यावरण के लिए कुछ ग्रुप हो गए, जैसे ही पर्यावरण के विरोध में काम करेंगे ये एक्टिव हो जाते हैं, और पर्यावरण के हित के लिए हित समूह होते हैं, और फिर ये बड़ा आंदोलन क्रिएट करते हैं। तो दबाव समूह का रूप लेके और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आप ये काम मत करिए, नहीं तो पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। मानवाधिकार संगठन, मानव अधिकार का उल्लंघन जैसे ही होने लगता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये किसी विशेष वर्ग के नहीं बल्कि समाज के बड़े हिस्से के हित के लिए काम करते हैं, तो सार्वजनिक हित समूह भी होते हैं। अब आई थिंक आपको थोड़ा सा रोड मैप क्लियर हो गया है कि क्या कैसे क्या होता है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जा सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मेट है परीक्षा लेने का। एमपी वर्ग 3 में एमसीक्यू आने वाले हैं, तो अपन टॉप एमसीक्यू करेंगे और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना है आपको, इससे हमें मिलेगा मोटिवेशन, और कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं मिलता मेरे भाई सब्सक्राइब वगैरह करने से, है ना। अब देखिए पहला प्रश्न, देखिए एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना, इसके अलावा इसका क्या उद्देश्य हो सकता है राजनीतिक पार्टी का, आप मुझे बताइए। तो यही आपका आंसर होगा ना, सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना। अब आप बोलते हैं पढ़वाया करिए सर, पढ़वाने पढ़वाने का टाइम नहीं है, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो मैं भी डाल सकता हूँ, 2 घंटे की वीडियो, है ना। तो पहले आपको मैं आंसर पढ़वाऊँ, आपको आप ये वीडियो देखिए, और रिवीजन जैसे ही आपको करना है ना, तो रिवीजन करने के लिए आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए, ये बेहतर तरीका है मुझे लगता है, ठीक। तो ये जो है बहुत बेहतर तरीका है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी है, आपको मालूम है। अगर यहीं पर आ जाता आपसे कि आप बताइए कि आरजेडी कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी है। एक जो है साइकिल वाला आ जाता, क्या है, समाजवादी पार्टी, वो भी क्षेत्रीय है। लेकिन भाजपा आ जाता, राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण है, तो भारतीय किसान यूनियन अपन देख चुके हैं पहले ही। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी ये राजनीतिक पार्टियां हैं। तो यही है आपका जो बचेगा, जो दबाव समूह का एग्जाम्पल है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, दबाव समूह चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, क्योंकि वे केवल नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं, वो सत्ता में कभी नहीं आना चाहते, मान लीजिएगा, ठीक है, सत्ता में कभी नहीं आना चाहते। हमने देखा है कि वो नीतियों को अपने पक्ष में करवा के या अपने लोगों के पक्ष में करवा के, और वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि नीतियाँ हमारे लोगों के पक्ष में हो, विपक्ष में ना जाए, सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही चाहते हैं, ठीक। जरूर याद रखिएगा दबाव समूह क्या काम करते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड है, तो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त तो होना ही चाहिए, तभी जो है उसको, और भी कुछ मानदंड होते हैं लेकिन उनमें से ये एक है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के
जो है कैटेगरी में वो आ सकता है। अगला प्रश्न है, एक हित समूह कब दबाव समूह बन जाता है? ठीक है, जब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने लगता है। ऊपर देख चुके हैं अपन कि कैसे हित समूह दबाव समूह का रूप ले लेता है, ऊपर देख चुके हैं ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशागत दबाव समूह है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, हमने देखा था, ये सब कैसे हैं? पेशा से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब वो क्या काम करते हैं, उस ग्रुप को जो है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये डॉक्टरों के हित के लिए काम करेगा। डॉक्टर एक पेशा है, तो पेशागत दबाव समूह हुआ ना ये, है ना। अगला प्रश्न देखिए, सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में कौन काम करता है? राजनीतिक पार्टी और दबाव समूह दोनों काम करते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। ऊपर देख चुके हैं तो अपने लिए काफ़ी सरल हो जा रहा है। अगला देखिए, भारत में किस संस्था द्वारा राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है? तो भारत का चुनाव आयोग देखता है। और आप हमें बताइए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? हम बता चुके हैं आपको, आप अब हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का उदाहरण नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये अच्छा, समाजवादी पार्टी तो मैंने आपको बताया ना, ये क्षेत्रीय पार्टी का उदाहरण है, ये है, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी याद रखिएगा, क्षेत्रीय पार्टी का उदाहरण है बिल्कुल। अगला देखिए, भारत में मजदूर संघ किस प्रकार के दबाव समूह में आते हैं? तो मजदूर संघ जो है श्रमिक दबाव समूह में आएंगे, बिल्कुल आपका श्रमिक दबाव समूह से पूरा सही आंसर हो जाएगा। अब फिक्की का पूरा नाम देखिए क्या होता है? तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यावसायिक वाला है ये, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और फिक्की का स्थापना कब हुआ, किसने किया, आप कमेंट में बताएंगे हमें। अगला है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग ही देता है मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल को एक राज्य में मान्यता प्राप्त है तो उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय दल कहेंगे। जैसे आरजेडी हो गया आपका, है ना। आपका जो है एक क्या हो गया, साइकिल वाला, मुझे बार बार उसका नाम भूलता है, समाजवादी पार्टी हो गया, है ना, तृणमूल कांग्रेस हो गया, दीदी वाली टीएमसी। तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों की एग्जाम्पल है। बहुजन समाज पार्टी कैसी है? राष्ट्रीय पार्टी है। शायद तक इसका जो दर्जा छिन गया है। आप जो है मुझे मुझे थोड़ा सा जो है इसमें डाउट है। आप मुझे पता करके कमेंट में बताइए कि बहुजन समाज पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, कि क्षेत्रीय पार्टी में बदल गई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो आप मुझे बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये अभी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये ज़रूर मुझे आप बताइएगा। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मायावती नहीं लगा दीजिएगा, या चंद्रशेखर आज़ाद रावण नहीं लगा दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम, ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा आप। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग ही देगा ना मेरे भाई। लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिड़ला साहब है हमारे। किस सीट से आते हैं? तो कोटा जो है लोकसभा सीट से आते हैं। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। चंबल किस राज्य से निकलता है? तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में जाना पाँव की पहाड़ी से निकलता है चंबल, चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी को श्रापित नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी के किनारे कोटा शहर आपका बसा हुआ है। चंबल नदी में कौन कौन से जो है बांध बने हुए हैं? तो गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, जिसमें से गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। कोटा बैराज भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है। तो ज़रूर आप इतने फैक्ट तो आप चंबल नदी के बारे में एटलीस्ट याद रखिएगा। चूलिया नाम का जलप्रपात आपका चंबल नदी में ही स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टी में क्या अंतर होता है? तो दबाव समूह सीधे चुनाव नहीं लड़ते, राजनीतिक पार्टी सीधे चुनाव लड़ती हैं, बिल्कुल सीधा सा डायरेक्ट अंतर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक हित समूह का उदाहरण है? तो मानवाधिकार संगठन सार्वजनिक हित समूह का उदाहरण है। बाकी ये सारे तो, ये आपका दबाव समूह हो गया, ये आपका भी दबाव समूह हो गया, ये आपका दबाव समूह हो गया, लेकिन सार्वजनिक हित समूह आपका मानवाधिकार संगठन ही है। इसके अलावा पर्यावरण वाले संगठन भी हो सकते हैं, है ना, तो वो ज़रूर आप याद रखेंगे। अगला देखिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन किस प्रकार का समूह है? तो आपका सार्वजनिक हित समूह के अंतर्गत आएगा, है ना, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बड़ा फेमस है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, किस प्रकार के दबाव समूह किसान के हितों के लिए? तो कृषक दबाव समूह रहेगा।
अगला है राजनीतिक पार्टी का कौन सा कार्य जनमत निर्माण में सहायक होता है। तो अपनी नीतियों का प्रचार करना यही जनमत निर्माण में सहायक होता है, जरूर याद रखेंगे। देखिए पार्टियां अपनी नीतियों और विचारों का प्रचार करके जनता की राय को प्रभावित करती हैं, जिससे जनमत का निर्धारण होता है। जनमत इन द सेंस होता है आप जनता का मत है, मतलब जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। और वोट जनता किसको देगी, जिसकी नीतियों से प्रभावित होगी। अब बिहार में सब बता रहे हैं हम आपका विकास ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो जिसके विकास का तरीका जनता को अच्छा लगेगा उसको वोट दे देगी जनता, है ना। ऐसा होता है, इसको जनमत कहते हैं। अगला देखिए, एक पार्टी प्रभुत्व मतलब वन पार्टी डोमिनेंस का दौर किस समय पर था। तो 1952 से 1977 तक था मेरे भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। 1977 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसमें मुरारजी देसाई जो है उन्होंने जो है प्रधानमंत्री का पद जो है संभाला हुआ था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है राज्यों का संघ किस देश में पाया जाता है। तो भारत में पाया जाता है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। ठीक है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस विचारधारा पर आधारित है। समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और मार्क्सवादी ये लेनिनवादी है। और लेनिन कहाँ का था, तो यूएसएसआर का था, याद रखिएगा, रूसी। अगला देखिए, भारत में बहुदलीय प्रणाली मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। क्योंकि यह समाज में विविधता को दर्शाती है भाई, समाज में विविधता को दर्शाती है, इसलिए तो यहाँ पर बहुदलीय पार्टियां हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग भारत में रहते हैं, ये विविधता हो गई है ना। तो ये लोग किस पार्टी को चुनते हैं एक ही जैसे, तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग सबकी विचारधारा अलग अलग है, सब अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, वो उस हिसाब से वोट करते हैं उनको, है ना, अपने हितों के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर बहुदलीय पार्टी जो है ना, वो जो है समाज में विविधता को दर्शाती है मेरे भाई, है ना। क्षेत्रीय पार्टियां भी इसीलिए कई जगह पर हावी होती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। तो बहुत डिटेल में देख चुके हैं, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, बहुत डिटेल में हमने पूरा पढ़ा हुआ है इसको। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं होता है दबाव बनाना, ये तो दबाव समूह का काम हो गया, है ना। अपन ऊपर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगला है, भारत में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली दान और कौन सी संस्था निगरानी रखती है। तो चुनाव आयोग ही निगरानी रखती है, बिल्कुल बहुत डिटेल में अपन देख चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा किस प्रकार का है। तो ए और बी दोनों है इसमें, देखिए ए में क्या है हित समूह, बी में क्या है दबाव समूह, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी तो है ही नहीं ये। बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। अब आप बहुत अच्छे से ये वाला पोर्शन आप कर पाएंगे। अगला देखिए, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करने वाले दल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाई साहब आप विपक्ष कहते हैं, विपक्ष। तो नीति और कार्यक्रम का विरोध करने वाला, जैसे राहुल गांधी है ना, भी विपक्ष का नेता। और एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, जो एक मजबूत लोकतंत्र होता है उसमें मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, जो सरकार को, जैसे ही सरकार कुछ भी गलत कदम उठाए तो ये तुरंत उनको जो है टोकना शुरू कर दे। जैसे इस समय राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो ये रिफॉर्म्स, फिर ये सुधार करने पर आती है, क्योंकि ये इनकी गलतियां बताता है ना, विपक्ष जो होता है वो इनकी गलतियां बताता है। विपक्षी दल जो होता है इनकी गलतियां बताता है जो विपक्ष में होते हैं, तो ये गलतियों में फिर सुधार करते हैं। विपक्ष नहीं होगा, कोई गलतियां नहीं बताएगा, तो ये अहम ब्रह्मास्मि, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है, वही सही है, वही शिव है। तो ऐसा नहीं होता है ना, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और वो सरकार की गलतियां बताते हैं, फिर सरकार उनको सुधारते हैं। तो राहुल गांधी अगर सरकार की गलतियां गिना रहे होते हैं तो आप उनको कृपया गाली ना दें, क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी सरकार स्मूथली काम करती है मेरे भाई, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन बनाता है। चुनाव आयोग बनाता है, इन डिटेल देख चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या मानदंड हो सकता है। एक तो देख चुके हैं। दूसरा देखिए, विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करना और 2 सीटें जीतना कम से कम है ये, है ना। इससे पहले अपन देख चुके हैं, है ना। एक और जो है ये दूसरा मापदंड आपका हो गया। अगला देखिए, एक दलीय पार्टी, वन पार्टी सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। चीन में एक दलीय पार्टी चलती है। जो है आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, वहां पर भी एक दलीय पार्टी ही चल रही है। रूस में भी इस समय इवन एक दलीय पार्टी ही चलती है ना। रूस में तो व्लादिमीर पुतिन कब से जो है राष्ट्रपति हैं वहाँ के। तो हालांकि वो दिखाने के लिए कुछ अलग अलग, कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए बना देते हैं, लेकिन चीन में तो बिल्कुल जब तक शी जिनपिंग जिंदा रहेगा तब तक वो चीन का प्रेसिडेंट रहेगा। तो चीन का तो याद रखना वन पार्टी सिस्टम ही चलता है।
अब देखिए अगला प्रश्न, और उनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अगला देखिए, भाजपा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। बिल्कुल आप देखते हैं बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा रहता है राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा करना। सांस्कृतिक जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने का कार्य बीजेपी बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की प्रयास करती है, और इसीलिए वोट भी खूब इस समय भर भर के बीजेपी को मिल रहे हैं। अगला देखिए, राजनीतिक दलों के गठन के लिए किस कानून का पालन करना होता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हम देख चुके हैं इन डिटेल पिछले वीडियोस में, है ना। भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो सरकार पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल हम ऊपर अभी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप होते हैं उसका उदाहरण कौन सा है? तो ये सभी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा पर काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की अलग विचारधारा, आम आदमी पार्टी की अलग विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा। ये आम आदमी पार्टी जो है अन्ना हजारे आंदोलन के द्वारा उभरी थी आम आदमी पार्टी, तो इसकी विचारधारा एक अलग हो गई ना। ये जो है लोकपाल के विपक्ष में थे, फिर लोकपाल भी आए थे। भारत के पहले लोकपाल का नाम आप बता सकते हैं? चलिए इसका मैं बता देता हूँ आपको, पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकपाल थे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि लोकपाल हमने किस देश से लिया हुआ है, किस देश में लोकपाल का जो है कॉन्सेप्ट चला था सबसे पहले, और वहाँ से जो है हर देश ने लगभग लगभग अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप मुझे बताइए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, दबाव समूह को अक्सर अदृश्य सरकार, इनविजिबल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन अदृश्य सरकार है? तो दबाव समूह होते हैं, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वे सीधे सत्ता में नहीं होते हैं, हम देख चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित जरूर कर देते हैं, वो सरकार की नीतियों को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। इंटक देखिए, इंटक क्या है? मजदूर संगठन होता है। इंटक मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक का फुल फॉर्म हो गया, तो जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला देखिए, भारत में दलीय पार्टी पार्टी सिस्टम की क्या विशेषता है? हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है, आप देख ही चुके हैं, है ना। अगला देखिए, किस प्रकार के समूह में अपनी मांगों के लिए हड़ताल और धरना देते हैं? तो दबाव समूह ही है, हम देख चुके हैं ऊपर। अगला है, भारत में आम आदमी पार्टी का उदय किस आंदोलन से? तो अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, वहीं से हुआ था, और हम आपको बता भी चुके हैं अभी, है ना। बता चुके हैं ना, बिल्कुल। चलिए, ये जो है ज़्यादा ही मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे अपन अभी, और थोड़ा सा पतला करने की ज़रूरत है, और पतला। हाँ अब ठीक है भाई, ठीक है। तो अन्ना हजारे आंदोलन हम देख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। अब देखिए, क्षेत्रीय दलों के उदय का क्या कारण होता है? तो क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण होता है उपरोक्त सभी। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और पहचानों को प्रतिनिधित्व देना। तो जैसे यूपी में है तो यूपी के थोड़ा सा कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर थोड़ा ज़्यादा ही अलग है, और बिहार के लोगों को सोचने का तरीका भी अलग है। हालांकि अब बदल रहा है, लेकिन पुराना बिहार अब पुराना बिहार नहीं रह गया, अब जो है वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन पुराने लोग जो सोचते थे और भोले भाले लोग होते थे हमारे बिहार के, तो उनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लिया जाता था, बहुत जल्दी उनको जो है प्रभावित करके प्रलोभन दे के और उनसे वोट खींच लिया जाता था। तो अब लेकिन बदल रही चीज़ें, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान को प्रतिनिधित्व वहाँ पर देना, राष्ट्रीय दलों का कमज़ोर होना, वहाँ पर राष्ट्रीय दल कमज़ोर हो जाते हैं, और आर्थिक असमानता जहाँ पर होती है वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का उदय बहुत तेज़ी से होता है। बिहार में बहुत ज़्यादा है ये, है ना। यूपी में भी था, लेकिन यूपी में अभी ठीक हो गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हित समूह और दबाव समूह दोनों हो सकता है? तो किसान संघ, मजदूर संघ, व्यापारी संघ, ये हित और दबाव दोनों समूह हो सकते हैं। और हर हर दबाव समूह हित समूह नहीं होता, लेकिन हर हित समूह दबाव समूह होता है, ऊपर देख चुके हैं अपन। अगला देखिए, भारत का चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है, देख चुके हैं अपन बहुत ही इन डिटेल। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा चुनाव में कितने राज्यों में कम से कम 2% सीटें जीतना अति आवश्यक होता है? तो 3 राज्यों में, है ना। तो एक मानदंड और है, यदि कोई पार्टी 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है, तो ये भी एक मानदंड होता है। अगला है, दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना ही, वही तो देखा हमने, दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य क्या है? नीतियां प्रभावित करता है ये, है ना। देख चुके हैं अपन बहुत अच्छे से। अगला देखिए, भारत में कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए का नेतृत्व करता है? तो एनडीए का भाजपा करती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और एनडीए अलायंस में कांग्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं, है ना, आप देख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो एनडीए जो है भाजपा का है, बिल्कुल याद रखिएगा, एनडीए गठबंधन बोला जाता है।
और इसका फुल फॉर्म भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोला जाता है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगला देखिए, भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक दल ने? कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी ने किया था भारत जोड़ो यात्रा। एकदम मैं आपको बहुत ही करंट से जोड़ते हुए बता रहा हूँ भाई, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए कौन सा कार्य नहीं करता? तो चुनाव लड़ाना नहीं करता भाई। बाकी पंजीकरण, चुनाव चिन्ह, आचार संहिता ये सब लागू करता है, लेकिन चुनाव थोड़ी ना लड़वाएगा वो तो संवैधानिक निकाय है। और आज का आपका आखिरी प्रश्न इस टॉपिक का, भारत में एक नया राजनीतिक दल बनने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम आपके पास अगर 100 सदस्य हैं तो कोई नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और जो है मतदान केंद्र से वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मिनिमम सदस्य संख्या आप 100 देख लीजिएगा। अब बहुत ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको ये वाली वीडियो का PDF और इससे पहले जितनी भी PDF हैं सारी आपको मिल जाने वाली हैं। प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना है आपको, प्लेलिस्ट देखेंगे, जितना भी मैंने वीडियो डाला है एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला उससे, आप देख लीजिएगा, है ना। कमेंट्स वगैरह भी देखा करिए कि कितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। एक भी निगेटिव कमेंट्स आज तक मुझे नहीं मिला, ना ही मैंने फेस किया हुआ है। तो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और सुधार करने की गुंजाइश भी रहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टडी विद संजू SGL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। MP वर्ग 3 में आपके टॉपिक वाइज सिलेबस में आज का टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है सार्क, जिसे कहते हैं साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। एक संगठन है सार्क, जिसे कहते हैं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके बारे में हमारा पैटर्न आप जानते हैं, पहले हम थ्योरी करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ जो होती है वो डेवलप होती है। उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका जो है पक्का हो जाता है जितने भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो पहले हमारा जो है टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, सार्क है होता क्या है। सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। दक्षिण एशिया में जैसे चलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने में कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय और भू राजनीतिक संघ है, मतलब कि इसमें 8 देश शामिल हैं, ऐसा सीधे सीधे समझिए, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 8 दिसंबर 1985 को। और स्थापना कहाँ पर हुई थी ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और इसका सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 3 क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो गए। कब बना? 1985 में। और यहाँ इस कहाँ पर ये स्थापना हुआ? ढाका में। और इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम में आते हैं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछे गए हों, ठीक है। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल वही जगह है जहाँ पर अभी जैन जी नाम का प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। और सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, और एक फ्री ट्रेड टाइप का करना, है ना। एक दूसरे की संस्कृति को समझना, एक दूसरे को कल्चर, एक दूसरे को संस्कृति या कल्चर को समझना, जिससे जो है आपस में भाईचारा बने, और एक जो क्षेत्र है अपना, वो क्षेत्र थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से काम करे, एक दूसरे का सहयोग करे। तो इसलिए इस उद्देश्य के साथ ये संगठन बनाया गया था, सार्क, ठीक है। और आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे एक दूसरे के साथ विकास करने में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से ट्रेड करें, है ना। ये सारी चीज़ों के उद्देश्य से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन बनाया गया था। इसके प्रमुख देशों की बात करें तो इसमें प्रमुख 8 देश हैं, लेकिन जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 7 देश हुआ करते थे, ये 7 देश हुआ करते थे, ठीक है। जरूर याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 7 देश हुआ करते थे। ये जो 8वां देश आप देख रहे हैं, ये 2007 में अफगानिस्तान जो है सबसे बाद में 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। जरूर जरूर से याद रखेंगे। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाती है, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, भारत की न्यू दिल्ली, मालदीव की माले, नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की आप कमेंट में बताइए, श्रीलंका की भी आप कमेंट में बताइए, 2 की तो बता दीजिए कम से कम।
सार्क का उद्देश्य हमने अभी देख लिया है कि सदस्य देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, है ना? वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने ऊपर बताया, आपस में विकास करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक दूसरे की कल्चर को समझेंगे और एक दूसरे के विकास करने में मदद करेंगे, एक दूसरे के यहाँ घूमने जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जिससे क्षेत्रीय रोजगार उत्पन्न होगा। ये सारी चीज़ें इसके बहुउद्देशीय, ये एक टाइप का एक ये बहुउद्देशीय प्रोग्राम टाइप का था ये सार्क, ठीक है? उससे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, जिससे हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से वीडियो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से वीडियो की सारी पीडीएफ जब जो अभी तक मैंने डाली हुई हैं वो सब आपको मिल जाने वाली हैं एक ही जगह पर। और इसके अलावा भी आप सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको यूट्यूब में इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलने वाला है, मैं इसका वादा कर सकता हूँ आपसे, ठीक है? और क्या उद्देश्य है? क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आपसी विश्वास और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ विकसित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय और समान हित वाले मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करना, जैसे सभी इन 8 देशों का इंटरेस्ट सेम है। अगर मान लो 8 देशों का इंटरेस्ट है कि हमारे यहाँ जो है बहुत ही शांति रहे, तो ये यूनाइटेड नेशन में जाकर एक ही मत पर जो है एग्री हो सकते हैं। ये सारे बहुत सारे उद्देश्य थे इसके, जिसके कारण ये संगठन जो है बना हुआ था। और इसके टाइम टाइम पर शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। तो यह संगठन समय समय पर शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भाग लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मोदी जी वगैरह जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना? इन सम्मेलनों में आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों पर चर्चा होती है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 1985 ढाका में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सार्क में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और पहले, एक याद रखिएगा, साफ्टा, SAFTA, इसका जो है फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका उद्देश्य होता है सदस्य देश, जो 8 देश हैं, उनके बीच में व्यापार की बाधाओं को ख़त्म करना, जैसे टैरिफ वगैरह बाधा जो आती हैं एक दूसरे के यहाँ ट्रेड करने में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा करना जिससे व्यापार बहुत सुगम हो सके। तो साफ्टा का उद्देश्य ये था। इसके अलावा सैक था। सैक मतलब सार्क कृषि केंद्र, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर, यह बांग्लादेश में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग करने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, यह भारत में स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। साउथ एशियन जो है यूनिवर्सिटी कहाँ है? भारत में है। और इसका उद्देश्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी तरह से ये काम करता है। सार्क की भूमिका क्या हो सकती है? तो सार्क ने क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को हटाने में, आतंकवाद का मुकाबला करने में और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया है। जैसे कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है तो सार्क के सभी सदस्य देश आर्थिक और जो है अपनी सेना वगैरह भेज के उस देश की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? हालांकि सदस्य देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण इसकी प्रगति कभी कभी धीमी रही है और अभी भी धीमी ही है, क्योंकि इसमें 2 सबसे बड़े दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, जो कभी भी एक मुद्दे पर एग्री नहीं हो पाते। तो ये जो है बड़ा ठंडे बस्ते में चला जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब हम MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को एक लाइक भी करना है आपको। पहला प्रश्न देखिए, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? टका चलती है, टका, ठीक है? और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पर है? ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर भी आपको नेपाल में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, ये सब तो हैं, हमने ऊपर देख लिया है, ठीक। जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मालदीव, नेपाल, म्यांमार नहीं है, सॉरी, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सार्क में सबसे बाद में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अफगानिस्तान। अफगान जलेबी 2007 में जब 14वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय ये 8वां सदस्य बना था। तो आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान कब बना? 2007 में बना। कौन से सार्क के शिखर सम्मेलन में सदस्य बना? तो 14वें में बना। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सार्क का पूर्ण
पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हमने अभी ऊपर देखा कि ढाका में आयोजित किया गया था और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि ये बाद में 2007 में शामिल हुआ था। ठीक। अगला है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, हमने ऊपर देख लिया। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? हमने अभी ऊपर देखा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है, सार्क सचिवालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 85 नहीं लगाइएगा, 1987। 16 जनवरी 1987 काठमांडू में हुआ था स्थापना सार्क के सचिवालय का। जरूर से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत में सार्क का कौन सा निकाय स्थित है? तो हमने देखा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। जरूर याद रखेंगे। अगला है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 13 सितंबर 2025 को ये पीडीएफ तैयार की गई थी। तब तक कौन थे? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क के वर्तमान में महासचिव थे। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद गुलाम सरवर। और ये किस देश के हैं? बांग्लादेश के निवासी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिहाज से आपके लिए हो जाता है, जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर में दिया गया है। देखिए, चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका जैसे कई देशों और संगठनों को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया पर्यवेक्षक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी पर्यवेक्षक है। आप थोड़ा सा मुझे इसमें रिसर्च करके बताइएगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पर्यवेक्षक देश है। हालांकि आगे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम विचाराधीन रखेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, सार्क 18वां शिखर सम्मेलन सार्क का कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में हुआ था मेरे भाई। 18वां शिखर सम्मेलन आपका नेपाल में हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था, काठमांडू में आयोजित किया गया था। जरूर याद रखेंगे। सार्क के सदस्य देश हमने देख लिए 8 हैं, ठीक है। सबसे बाद में अफगानिस्तान बना। अगला है, सार्क का कौन सा सदस्य देश द्वीपीय राष्ट्र है? मालदीव द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीप द्वीप किसे कहते हैं? एक जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं, और जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का ये वाला एरिया प्रायद्वीप कहलाता है, जबकि मालदीव एक द्वीप है, आइलैंड कंट्री है। जरूर याद रखिएगा। और इसकी राजधानी माले है। और मालदीव और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप में आता है। देखिए, ये हमारा भारत हुआ ना, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है, और यहाँ पर मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का, उसको 8 डिग्री का चैनल अलग करता है। जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 8 mm की गोली याद रखेंगे, 8 mm की गोली, 8 डिग्री चैनल, मालदीव, मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। जरूर याद रखिएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी, इसी बात पर आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाने वाला है ये। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में कब स्थापित किया गया? हमने देखा कि 1987 में 16 जनवरी का वो दिन था, काठमांडू में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, सार्क का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इसका प्रमुख सिद्धांत है। मतलब सबकी अपनी संप्रभुता है, सबकी अपनी सॉवरेनिटी है, किसी के मामले में फालतू में टांग नहीं अड़ाना, ये सार्क का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपसी सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि एक दूसरे की राजनीतिक हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। तो सार्क जो है किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं देता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक। सार्क की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य थे? 7। फिर 2007 में कौन आया? 8वां सदस्य बना, अफगान जलेबी। अगला है, सार्क के झंडे का रंग क्या है? तो हरा है सार्क के झंडे का रंग। जरूर याद रखिएगा, चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। अगला है, सार्क का कौन सा शिखर सम्मेलन राजनीतिक तनाव के कारण स्थगित हो गया था? जो 19वें नंबर का था शिखर सम्मेलन, इस्लामाबाद में होने वाला था मेरे भाई, वो जो है राजनीतिक तनाव के कारण स्थगित हो गया था। इसकी डिटेल बहुत जरूरी है। 2016 में 19वां सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन उरी में हमला हो गया था। हमारे भारत की उरी में पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। उसके बाद भारत सहित कई देश इसमें भाग लेने से इनकार कर दिए थे, जिसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, जो याद होगा आपको। अगला है, सार्क सचिवालय की स्थापना 1987 में हुई थी, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। 16 जनवरी। सार्क के किस सदस्य देश की राजधानी माले है? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, मालदीव्स। अगला है, सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? 8 दिसंबर 1985, डेट याद रखिएगा। सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 दिसंबर 1985 को।
सार्क में पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर मैंने बोला था ना डाउटफुल है, यहाँ पर 9 है। 9 कौन कौन से पर्यवेक्षक देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, मैंने आपको बताया था ना ऑस्ट्रेलिया है। वो वाला क्वेश्चन डिलीट मानिएगा, ठीक है। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, तो पर्यवेक्षक देश ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका पर्यवेक्षक देश है। चीन भी है, यूरोपीय संघ भी है, ईरान भी है, जापान भी है, कोरिया भी है, कोरिया गणराज्य भी है, मॉरिशस भी है, म्यांमार भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। चीन कब आया था? 2007 में शामिल हुआ, यूरोपीय संघ 2007 में, ईरान 2007 में, जापान 2007 में, दक्षिण कोरिया 2007 में, मॉरिशस 2007 में, म्यांमार 2008 में शामिल हुआ और यूएसए 2007 में और ऑस्ट्रेलिया भी 2008 में शामिल हुआ। टोटल 9 हैं, जिसमें से सभी 2007 में शामिल हो गए थे। सिर्फ म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया 2008 में शामिल हुए थे। ये ज़रूर आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नोट भी मैंने दिया है, अधिकांश देश 2007 में पर्यवेक्षक बने, जबकि म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया 2008 में बने थे। जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सार्क आपदा केंद्र SDMC कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरे भाई सार्क का आपदा केंद्र नई दिल्ली में है। क्वेश्चन छपा मिलेगा आपको, जरूर याद रखिएगा। आपदा अगर आती है कोई प्राकृतिक आपदा, तो उसमें जो है सामंजस्य बैठाना इसका उद्देश्य है। सार्क का कौन सा देश लैंडलॉक है? लैंडलॉक ऐसा देश होता है जो जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है मेरे भाई, तो ऐसा भूटान है। मालदीव तो पूरा आइलैंड है। श्रीलंका और भारत को तो यहाँ पर भारत, यहाँ पर श्रीलंका, तो इसको पूर्व का मोती कहते हैं और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा, ठीक है। भूटान आपका भू अविष्टित देश हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे, लैंड लॉक्ड है। अगला है, सार्क के सिद्धांतों में से क्या है? तो सार्क द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से बचता है। याद रखिएगा, द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से बचता है सार्क। सार्क के तहत पहला मुक्त व्यापार समझौता कहाँ पर हुआ था? 1983 में, 1993 में हुआ था मेरे भाई, 1993 में, ठीक है। और जो है 1993 में सदस्य देशों ने दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता SPTA पर हस्ताक्षर किए थे और साफ्टा में बदल गया था मेरे भाई, याद रखिएगा। और 30वां क्वेश्चन है आपका, सार्क को किन दो देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान, हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक। और सार्क को अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। हालांकि राजनीतिक कारणों से इसकी प्रगति हमेशा सीमित रही है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। तो 13 सितंबर 2025 तक भारत में 2 सार्क के केंद्र हैं। एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जो कि नई दिल्ली में है, और एक है आपका सार्क जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि नई दिल्ली में है, जरूर याद रखेंगे आप लोग। देखिए, वो गलत PDF एक्चुअली में ओपन हो गई थी। मैं ये वाली PDF आपको टेलीग्राम में डालूंगा। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? तो यहाँ पर इजिप्ट ऑप्शन में है आपके, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चीन भी है आपका, यूरोपीय संघ भी है, अमेरिका है, लेकिन इजिप्ट आपका नहीं है। इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाता है। और इजिप्ट जो है वो नील नदी के वरदान कहा जाता है। और सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी एक्चुअली में नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये आपकी नई PDF है ना, ये नई PDF है, जरूर याद रखेंगे। इसमें और जो है कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा है, आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन वास्तव में जो है 18वां शिखर सम्मेलन था, जो कि 26 और 27 नवंबर 2014 को काठमांडू के नेपाल में हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल यहाँ पर फैक्ट अलग से डाल दिया है। और यहाँ पर 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद 2016 में आयोजित करने का कार्यक्रम था, पर वह शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था, निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। रद्द करने का कारण क्या था? मैंने आपको बताया था, उरी हमले के बाद भारत ने भाग न लेने का ऐलान किया। फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान आदि ने भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे शिखर सम्मेलन का आयोजन संभव नहीं हो सका था। नतीजा यह हुआ कि 26-27 नवंबर 2014 काठमांडू के बाद से सार्क का कोई नया शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। तो यही वाला आपका शिखर सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। यही वाला सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया था, उसके बाद से नहीं हुआ है, ठीक है। और स्पेशल फैक्ट भी मैंने इसमें डाला हुआ है कि अभी हाल ही में जैन नाम का प्रोटेस्ट कहाँ पर हुआ था? तो वो नेपाल में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप बता पाएंगे, ठीक। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही हैं, ठीक है। यही वाली आपको PDF टेलीग्राम में जाने वाली है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इसमें अगर और कोई फैक्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मालदीव वगैरह सार्क के चार्टर भी देख लिया हमने, और यही कुछ थोड़ा सा उसमें अपडेट करना था, बाकी तो सारा सेम ही है ना। तो वो अपडेट मैंने एक्चुअली PDF करके रखा हुआ था, बट धोखे से वो दूसरी PDF ओपन हो गई। तो चलिए, बाकी सब सेम टू सेम है। तो हालांकि मुझे तो याद रहता ही है, तो मैं करेक्शन आपको करवा ही देता हूँ।
तो हमारी स्टडी विद संजू SGL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है, अपनी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। अपडेटेड PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी और हर वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी विद संजू SGL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आपके MP वर्ग 3 के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है आसियान या ASEAN भी कह देते हैं इसे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी देखने वाले हैं। पहले थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, फिर उसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा परिचय देखेंगे। देखिए, आपके MP वर्ग 3 के बिल्कुल डिक्टो सिलेबस में जो दिया गया है ना, वही अपन देखते हैं। अपन जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारा पैटर्न क्या रहता है पढ़ाने का। तो आसियान का पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ होता है, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है इसे। यह क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। डायरेक्ट पूछेगा आसियान किस प्रकार का संगठन है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो क्या करता है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को एक साथ लाता है। इसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है, याद रखिएगा। जैसे अगर अपन भारत की बात करते हैं, अगर ये भारत का अपन नक्शा बनाते हैं, ये भारत है, तो यहाँ से जो है एशियन देश शुरू होते हैं। इंडोनेशिया हो गया आपका, बैंकॉक हो गया, ये थाईलैंड वगैरह, ये सारे एशियन के पार्ट है। तिमोर लिस्ते अभी इसका 11वां सदस्य देश बना हुआ है। तो ये सारे देश है ना, इधर के जो देश है ना भारत के, भारत ऑब्जर्वर देश में है। इधर के जो सारे देश हैं, ये सारे के सारे आसियान के सदस्य हैं, तो जरूर याद रखिएगा। अभी अपन पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए, आसियान का जो है इतिहास क्या कहता है। इतिहास से पहले इसका उद्देश्य है कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सहयोग को जो है बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य होता है ना। आसियान का स्थापना, अगर इसकी इतिहास की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, ठीक है। और कब हुई थी, 1967 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा। और अगर ज़्यादा टफ बनाना होगा ना क्वेश्चन, तो डेट सहित पूछ लेगा। तो 8 अगस्त की तारीख थी 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। और इस दिन आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये याद ही रखना है कि आसियान डे कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। जरूर याद रखेंगे। संस्थापक सदस्य, शुरुआत में 5 सदस्य इसके संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, जरूर याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और जो आसियान का हेडक्वार्टर है ना, तो इंडोनेशिया की राजधानी में ही है, जकार्ता में, ठीक है। हालांकि इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करने वाला है, नूर संतारा अपनी राजधानी करने वाला है, क्योंकि जकार्ता एक जो है, एक अनुमान है कि जकार्ता डूब जाएगा, इसलिए नूसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी होने वाली है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आपका आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस में जो है, फिलीपींस की कैपिटल का नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और फिलीपींस एक रेमन मैग्सेसे नाम का पुरस्कार भी देती है, तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा सिंगापुर और थाईलैंड, तो ये इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये संस्थापक सदस्य देश हैं। आसियान की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। देखिए, आसियान को आप इस मैप में बहुत अच्छे से जो समझ पाएंगे। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये भारत वाला एरिया है, ठीक है। और भारत से ये अलग हो रहा है, ठीक, ये अलग हो रहा है। देखिए, इसमें जो है म्यांमार भी है। आप पूरा देखेंगे ना, आपको मैं पहले इसके सदस्य देश बता देता हूँ, ठीक है। आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 11 हैं। जरूर याद रखिएगा, अपडेटेड नहीं है लोग, 10 बता रहे हैं कि वर्तमान में 10 सदस्य हैं आसियान में। वर्तमान में 10 सदस्य नहीं है, 11 हैं। अपडेटेड कंटेंट आपको हमेशा देने का हमारा जो है वो प्रयास रहता है। तो संस्थापक सदस्यों के अलावा बाद में ये देश शामिल हुए थे। देखिए, 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस, 1997 में म्यांमार, 1999 में कंबोडिया, और 11वां सदस्य इसका पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते इसको कहा जाता है, ठीक। तो 11 सदस्य हैं इसके। और अभी वर्तमान स्थिति देखिए, ये आपका भारत है, हमारा प्यारा भारत है ये। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ये अराकान योमा, जो कि ये जो है आपका जो हिमालय है ना, हिमालय का ही ये भाग है। ये हिमालय हो गया आपका, और ये अराकान योमा नाम का पर्वत है। तो वहाँ से भारत और म्यांमार को अलग करती है कौन, अराकान योमा नाम की पर्वत श्रृंखला, ठीक। जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर बताना चाहूँ, ये जैसे भारत का मैप अगर बना देते हैं, तो ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हो गए। और भारत को
भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनसे म्यांमार को अलग करता है अराकान योमा नाम का पर्वत, जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो म्यांमार से शुरू होता है, म्यांमार की राजधानी बर्मा, ठीक है। फिर आपका थाईलैंड हो गया, ये लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। और ये हो गया मलेशिया, सिंगापुर हो गया छोटा सा, इंडोनेशिया बहुत बड़ा है देखिए, फिलीपींस, और इधर है तो आपका तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर कहा जाता है, इधर इधर पे है, इधर पे कहीं पे, ठीक है। तो ये आपको पिक्चराइजेशन से भी मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो उससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल है जो हमारा है स्टडी विद संजू एसडीएल, इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, ये ऐसी ज्यों की त्यों पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी लेटेस्ट अपडेट क्विज़ वगैरह वहाँ पर मिलती रहती हैं, तो उसको ज़रूर आपको ज्वाइन करना ही करना है। और इस तरह का कंटेंट, इस तरह की पीडीएफ आपको फ्री में कहीं अवेलेबल पूरे मार्केट में नहीं होगी, जैसा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक, चैनल को हाइप भी करना है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक डिक्लेरेशन, आसियान की स्थापना, अब जैसे कि अपन जानते हैं कि बैंकॉक में हुई थी, तो इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे आसियान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। वर्तमान सदस्य देश अपन देख चुके हैं 11 है। थोड़ा सा और देखिए, इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने बताया है आसियान जो कि 11वां सदस्य, जिसे तिमोर लिस्ते या ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, इसे अक्टूबर 2025 में पूर्ण सदस्यता देने की योजना है। ज़रूर याद रखिएगा, इस साल अक्टूबर में हो जाएगी आपकी पूर्ण सदस्यता, इसको मिल जाएगी, ठीक है, तिमोर लिस्ते को। और आपका पेपर कब से होना है? आपका पेपर होना है कब से? आपका पेपर होना है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है ना, अगर 11 ऑप्शन में है तो आप 11 लगाना करंट के हिसाब से अगर आएगा तो, ठीक है। और वर्तमान में देखिए अभी 10 है, अभी जो है 11वां पूर्ण रूप से सदस्य नहीं बना है ये। एक बात आप मेरी समझिए, जो आसियान है जो तिमोर लिस्ते है ना, 11वां पूर्ण रूपी अभी सदस्य नहीं बना है, विचाराधीन, विचाराधीन भी नहीं है, मतलब घोषणा कर दी गई है कि तिमोर लिस्ते 11वां सदस्य है। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि आसियान का नवीनतम मेंबर कौन है, तो आप तिमोर लिस्ते लगाएंगे, ठीक है। 11वां मेंबर कौन है, तो तिमोर लिस्ते ही है, तो ज़रूर आप याद रखिएगा। और आपका एग्ज़ाम कब से है? आपका एग्ज़ाम जो है आई थिंक 9 अक्टूबर से है, 9 अक्टूबर से है ना, तो आप जो है 11 सदस्य लगाइएगा उसमें, ठीक है। तिमोर लिस्ते 11 सदस्य हो गए हैं यार, 11 सदस्य लगाइएगा। बाकी जो है वो क्वेश्चन डाउटफुल चला जाएगा अगर उसमें 11 और 10 दोनों ऑप्शन में देगा तो, ठीक है। या तो 10 देगा या तो 11 नहीं देगा, अगर 11 देगा तो 10 नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक। अब देखिए, आसियान के प्रमुख स्तंभ और उद्देश्य क्या हैं? आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं, इनके नाम को, जो इसके काम को दिशा देते हैं। पहला है आपका आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। दूसरा स्तंभ है इसका आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है, मतलब आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच एक साझा बाजार और उत्पादन आधार बनाना, मतलब ट्रेड के लिए व्यापार, जितने भी सदस्य देश हैं स्मूथली व्यापार वगैरह कर सकें। और तीसरा है इसका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसका उद्देश्य लोगों के बीच में सांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। मतलब लोग, जितने भी सदस्य देश हैं इसके, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की भाषा को, ये सब समझ सकें और आपस में जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे को जब समझेंगे, जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे की भाषा को हम समझें और करीब आएँ, जिससे हम जो है सारी चीज़ें स्मूथली कर पाएँ। इसका प्रमुख उद्देश्य है, 3 पिलर हैं इसके, ठीक। इसके अलावा आसियान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, तो उद्देश्य अपन देख चुके हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा आप, इसको डिटेल से पढ़िएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है, मैं बता चुका हूँ पर उद्देश्य। भारत और आसियान के क्या संबंध है, तो भारत की दृष्टि से ज़रूर देखना है अपने को। भारत आसियान का एक महत्वपूर्ण संवाद भागीदार है। भारत कैसा भागीदार है मेरे भाई? संवाद भागीदार है, ज़रूर याद रखना। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पूर्व की ओर देखो नीति है, आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। कैसी पॉलिसी के साथ, पहली बात तो ये, भारत कैसा जो है भागीदार है, तो संवाद भागीदार है। और भारत की कौन सी पॉलिसी रहती है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रहती है, उसके तहत भारत आसियान के साथ बहुत ही शानदार जो है संबंध स्थापित करने में कामयाब रहा है। और दोनों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन और विभिन्न स्तरों पर बैठकें भी आयोजित की जाती रही हैं, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। आप देखते हैं अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। तो आसियान का पूरा नाम क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, अपन ऊपर देख चुके हैं, है ना, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में हुई थी, 8 अगस्त का दिन था। और बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, इसलिए इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, देख चुके हैं अपन। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सचिवालय, सेक्रेटरीट,
जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। आसियान के कितने संस्थापक सदस्य थे, तो मैं अपन देख चुके हैं ऊपर 5 जो है संस्थापक सदस्य थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जरूर याद रखिएगा। अगला संस्थापक सदस्य कौन सा इसमें से नहीं है, तो देख लीजिए थाईलैंड, थाईलैंड तो है भाई। वियतनाम नहीं, मेरे ख्याल से सिंगापुर भी है आपका और इंडोनेशिया भी है ना। तो आपका वियतनाम नहीं होगा। वियतनाम की कैपिटल कमेंट में बताइए तो ज़रा। वियतनाम 1995 में आसियान में शामिल हुआ था, जबकि थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया तो संस्थापक सदस्य थे। और कौन सी घोषणा से आसियान की स्थापना हुई थी, तो मालूम है आपको, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ऊपर देख चुके हैं 8 अगस्त को जो है हुई थी। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तिमोर लिस्ते है, जरूर आप याद रखेंगे। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते होगा, जिसे अक्टूबर 2025 में पूर्ण सदस्यता देने की योजना है। अभी वर्तमान में 10 ही हैं, अक्टूबर में जो है इसको 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते बना लिया जाएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर आपके डिपेंड करेगा कि वो 11वां पूछना चाह रहा है कि 10वां पूछना चाह रहा है। अगर 10वां पूछेगा, नवीनतम पूछेगा कंबोडिया। अगर आपको ऑप्शन में तिमोर लिस्ते नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में कंबोडिया रहेगा, तो आप नवीनतम 10वां सदस्य जो है कंबोडिया लगा के आएंगे आंसर में। लेकिन अगर कंबोडिया और तिमोर लिस्ते दोनों हैं तो आप तिमोर लिस्ते लगा कर आएंगे, क्योंकि हमेशा अपडेटेड कंटेंट ही आपसे पूछा जाता है, ज़रूर याद रखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति है नहीं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है मेरे भाई, है ना। बाकी तो ये सब है। बांग्लादेश कैपिटल क्या है और करेंसी क्या चलती है, तो बताइए मुझे। आसियान दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है, जरूर जरूर याद रखेंगे, ठीक। आसियान के झंडे पर किसका प्रतीक है, तो चावल की बाली है। तो आसियान के झंडे पर 10 धान यानी चावल की बालियां एक व्रत में बंधी हुई हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो चावल की बाली है, जरूर याद रखिएगा, ठीक। आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आसियान का प्रमुख उद्देश्य है क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक। अगला है, भारत आसियान का कौन सा भागीदार है, तो संवाद वाला अपन ऊपर देखा था, संवाद भागीदार है। इससे पहले यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो संवाद भागीदार हम ऊपर देख चुके हैं। फुल डायलॉग पार्टनर है भारत, ठीक, फुल डायलॉग पार्टनर है, पूर्ण संवाद भागीदार है। अगला क्वेश्चन है आपका, आसियान के 3 स्तंभों में से कौन सा आर्थिक सहयोग से संबंधित है। अपन ने देखा था ना, ये जो है आसियान इकोनॉमिक जो है कम्युनिटी, जो आपका आसियान आर्थिक समुदाय है, ये आपका है, अपन ऊपर देख चुके हैं इसके लिए। अगला है, भारत की कौन सी नीति आसियान के संबंधों पर केंद्रित है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जरूर याद रखिएगा, 2014 में शुरू हुई थी आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। छपेगा आपके एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन। अगला है, आसियान का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, इंडोनेशिया मेरे भाई। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है, और 2004 में यहाँ पर बहुत बड़ी जो है सुनामी आई थी, तो ज़रूर आप याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा इंडोनेशिया ही है, ठीक है। जो है सॉरी, आसियान में कितने पर्यवेक्षक देश हैं, तो 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखनी आपको बहुत ज़रूरी है। आसियान में पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर लेस्ते पर्यवेक्षक देश का दर्जा रखते हैं, लेकिन अभी तिमोर लेस्ते आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है, वह भी ऑब्जर्वर है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते पूर्ण सदस्य बनेगा, 11वां सदस्य होगा। मैंने आपको स्पेशली बताया हुआ है कि अगर कंबोडिया रहेगा नवीनतम सदस्य में और तिमोर लेस्ते रहेगा तो तिमोर लेस्ते लगाना, लेकिन अगर तिमोर लेस्ते नहीं रहेगा तो कंबोडिया लगाना, ऊपर हमें देख चुके हैं ना। तो ज़रूर आप याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन था ना यार मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन अपन ने देखा था अभी, जस्ट आप 2 सेकेंड रुकिएगा, 2 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन देखा था ना अपन ने कि कंबोडिया 1999 में 10वां नवीनतम सदस्य बना था, तो ये वाला प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर 11वां पूछना चाहेगा तो तिमोर लिस्ते आप लगाएंगे, अगर तिमोर लिस्ते कंबोडिया दोनों ऑप्शन में रहेगा तिमोर लिस्ते लगाएंगे, बार बार बता रहा हूँ। अगर तिमोर लिस्ते ऑप्शन में नहीं रहेगा तब कंबोडिया लगाएंगे आप, ठीक। देख लिया अपन ने, ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं ना, ये भी कर चुके हैं, एक टैक्टिस्ट पॉलिसी भी कर चुके हैं, इंडोनेशिया वाला भी पर्यवेक्षक देश में अपन थे, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है राजनीतिक सुरक्षा संवाद है, ठीक। ARF एक मंच है जहां आसियान सदस्य उनके भागीदार क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जरूर याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो एक विजन, एक पहचान, एक समुदाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी आसियान का ये ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य कह सकते हैं आप। आसियान का सबसे छोटा सदस्य देश कौन सा है, तो सिंगापुर ही है, जरूर याद रखेंगे, ठीक।
अगला है आसियान शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? तो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल भी दिया होगा करंट से इसको जोड़कर। तो आज जो है ये पीडीएफ तैयार की गई थी 16 सितंबर 2025 को। इसके अनुसार आसियान का नवीनतम शिखर सम्मेलन 46वां जो था, 46वें नंबर का था ना, वो 26 और 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। ये मैंने पीडीएफ आपको बना लिया था। मैंने आपको बताया मैं मेडिकल इमरजेंसी में हूँ इस समय, इसलिए वीडियोस थोड़ा सा नहीं आ पा रही हैं, आपको डिले हो रही वीडियो, है ना। तो आप याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट वाला 26 और 27 मई को हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, ज़रूर आपसे पूछेगा। और इसी में तिमोर लेस्ते को पूर्ण सदस्य के रूप में बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि तिमोर लेस्ते को 47वें एशियन जो है समिट अक्टूबर 2025 में पूर्ण सदस्यता दी जाएगी। तो 2 बार इसका सम्मेलन होता है, नवीनतम वाला याद रखेंगे। आसियान को किस देश ने स्थापित करने में मदद नहीं की थी? तो ब्रुनोई ने नहीं की थी मेरे भाई, ठीक। फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड ये तो थे ना। संस्थापक सदस्य की बात कर रहा है। आसियान के सदस्यों में कौन सा देश जो है दक्षिण चीन सागर विवाद में फंसा हुआ है? तो आपका फिलीपींस फंसा हुआ है दक्षिण चीन सागर विवाद में। अगला है आसियान का कौन सा सदस्य देश एक द्वीपीय है? तो इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीप से बना हुआ है। अगला है आसियान के किस सदस्य देश की सीमा भारत से लगती है? तो म्यांमार की लगती है, मैंने बताया आपको, अराकान योमा पर्वत से अलग होता है। अगला है आसियान +3 में कौन से 3 देश शामिल हैं? तो चीन, जापान और साउथ कोरिया। तो आसियान के +3 जो हैं में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है, जो आसियान के साथ सहयोग करते हैं। अगला है आसियान का सबसे नया संवाद भागीदार कौन है? तो आप सबसे नया जो है यूनाइटेड किंगडम है। 2021 में आसियान का 11वां पूर्ण डायलॉग पार्टनर बना था यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूके में पूछता है अगर कौन कौन से देश आते हैं, तो आप याद रखिएगा न्यूज़ से, न्यूज़ चैनल बना है ना, तो न्यूज़ से याद रखिएगा। N फॉर नॉर्थ आयरलैंड, E फॉर इंग्लैंड, W फॉर वेल्स और S फॉर स्कॉटलैंड। ये सारे देश मतलब नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड मिलके आपको यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो ये आपको छोटी सी जानकारी मैंने डिटेल से दे दी है। तो भारत 5वीं औपचारिक एशियन इंडिया समिट 2002 में एशियन का जो है फुल डायलॉग पार्टनर बना था। भारत कब बना था? 2002 में बना था, तो ये भी याद रखेंगे। और विस्तार से क्रम देख लीजिए, 1992 में भारत को एशियान का जो है सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया। फिर 1996 में भारत को फुल डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया और 2002 में पहली एशियन इंडिया जो है सबमिट हुई थी, आसियान इंडिया सबमिट हुई थी कंबोडिया जो है फ्नोम पेन में हुई थी। तो ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक। इसके अलावा यानी भारत 1996 से आधिकारिक डायलॉग पार्टनर है और 2002 से समिट स्तर पर भाग ले रहा है। तो ज़रूर याद रखेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट डायरेक्ट हैं। आसियान के झंडे का जो है नीला रंग किसका प्रतीक है? तो शांति और स्थिरता का प्रतीक है नीला रंग, ठीक। जबकि लाल रंग साहस और गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक। ज़रूर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। ऊपर अपन ने देखा है। आसियान के झंडे पर सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफ़ेद रंग आपका पवित्रता का प्रतीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और पीला रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। तो मैंने सारे आपको रंग भी जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। पीला रंग है, सफ़ेद रंग है, लाल रंग है और एक हरा रंग भी है ना। और कौन सा रंग है? एक नीला रंग। नीला रंग आपका हो गया, देखिए नीला रंग किसका प्रतीक हो गया? शांति और स्थिरता का। लाल रंग आपका किसका प्रतीक हो गया? साहस और गतिशीलता का प्रतीक हो गया। इसके अलावा पीला रंग कौन सा हो गया? जो है यहाँ पर पीला है ना। सफ़ेद रंग आपका पवित्रता का हो गया और पीला रंग आपका समृद्धि का प्रतीक हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, डिटेल से आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न है, इस आसियान की शिखर सम्मेलन जो शिखर बैठकें आमतौर पर कहाँ होती हैं? तो मेजबान देश के अनुसार ये बदलती रहती हैं ना, ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा। तो आपके पूरे वीडियो ये ख़त्म हो गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पर देखिए, इंडोनेशिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये द्वीपीय राष्ट्र इसको क्यों बोलते हैं कि देखिए ना, पूरा का पूरा फैला हुआ है ये पूरे आइलैंड हैं। पूरे आइलैंड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। ये पूरे इंडोनेशिया के आइलैंड इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको द्वीपीय राष्ट्र बोला जा रहा है ना। और फिलीपींस को अगर आप देखना चाहेंगे, फिलीपींस ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा चाइना है, ये चाइना। और फिलीपींस देखिए पूरा जो है ये साउथ चाइना सी विवाद में ये जो है घिरा हुआ है फिलीपींस।
और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में ही है, याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। और कटक में किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। और इस दिन क्या मनाते हैं अपन? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा। देखिए मैंने कहाँ से कहाँ आपको कनेक्ट कर दिया। जब मैं जीके पढ़ाऊंगा ना प्योर, जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो इकोनॉमी हो कुछ भी हो, तो उसको मैं इसी तरह से एकदम खोल के पढ़ाता हूँ। हर जगह से कनेक्शन जो है बैठता है। और इसी बात पर आलू में क्या मिलाते हैं? शिमला। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है आलू संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में है। तो ये भी आप याद रखेंगे जरूर से। ठीक। प्लाज्मा अनुसंधान का केंद्र कहाँ पर है? तो वो है आपका प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर गुजरात में है। और आपका एक नया अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है अभी, ठीक, याद नहीं आ पा रहा है। तो इसी के साथ जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। और टेलीग्राम में पीडीएफ रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है। और पुरानी सारी पीडीएफ आपको और वीडियो के लिंक मिल जाने वाले हैं, तो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो आपका होने वाला है। आपके MP वर्ग 3 में टॉपिक दिया हुआ है शंघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO कह देते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो है इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। उसके बाद जो है बहुत ही शानदार MCQ सेशन हमारा रहता है। तो आप जानते हैं हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो देखिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जरूर याद रखेंगे, पूछेंगे कैसा संगठन है, तो ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। यूरेशिया का मतलब क्या होता है? जिसमें एशिया और यूरोप दोनों शामिल हो जाते हैं। जैसे रशिया शामिल है ना, तो यूरेशिया इसीलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि रशिया जो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक। इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठनों में से एक माना जाता है, जो यूरेशिया के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। क्या है कि लगभग लगभग 42 से 46% की आबादी आपका पूरी दुनिया की इस जो है SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है आ जाती है। इंडिया भी इसका सदस्य देश है, इसलिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है आपका। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को शंघाई शहर में हुई थी, चीन में, इसलिए इसको शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। और पूर्ववर्ती अगर इसकी शुरुआत में देखें तो इसका जो पहले जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये शंघाई 5 के नाम से इसका जो है स्थापना हुआ था, शंघाई 5। और इसका गठन कब हुआ था? 1996 में हुआ था मेरे भाई। और सीमा सुरक्षा को लेकर चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शंघाई 5 में शामिल थे। कौन कौन से देश शामिल थे शंघाई 5 में? तो कौन कौन से देश थे? एक तो चीन था, रूस था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक। और इनका उद्देश्य क्या होता था? सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, सद्भाव और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, स्थिरता और शांति को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है इस पूरे के पूरे संगठन का। लेकिन शुरुआती अगर इसका नाम देखते हैं 1996 में शंघाई 5 के नाम से ये जाना जाता था। और शंघाई शहर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो आप शंघाई नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन इसका नाम है जरूर है, लेकिन शंघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है मेरे भाई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, बीजिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट आपसे पूछेगा शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग लगाएंगे आप लोग, शंघाई नहीं लगाना। और आधिकारिक इसकी भाषा कौन कौन सी है? तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषा है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको, जो डिटेल से आपको बताए जा रहे हैं। इसके सदस्य देश देखिए, तो वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? इसमें 10 पूर्ण सदस्य देश हैं। बहुत सारी जगह 9 बताए जा रहे हैं भाई, 10वां भी बन गया आपका बेलारूस, जो कि 10वां आपका सदस्य देश है। अपडेटेड कंटेंट हमेशा हम देते हैं आपको। आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी विद संजू SGL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है आपको, जिससे हमें और ऑथेंटिक कंटेंट आपको डिलीवर करने में बहुत ही ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है। और इस वीडियो का इस जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में अपडेट, क्विज़ वगैरह सब कुछ मिलती रहती है और सारे के सारे आपको पीडीएफ वगैरह वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन करके ज़रूर जो है अपने आप को जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं अभी वर्तमान में। तो पहला तो आपका चीन ही हो गया, ये संस्थापक सदस्य है 2001 में। इसके अलावा रूस भी 2001 में था, कजाकिस्तान भी 2001 में था, किर्गिस्तान भी 2001 में था, ठीक है, और तजाकिस्तान भी 2001 में था। और उज़्बेकिस्तान जो है 2001 में जैसे ही ये शामिल हुआ ना, ऊपर के 5 तो संघाई 5 में भी शामिल थे। फिर जब उज़्बेकिस्तान में शामिल हुआ जब इनमें, तो उज़्बेकिस्तान जब शामिल हुआ तो इसका नाम संघाई 6 नहीं किया गया, इसके बाद इसका नाम कर दिया गया संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, एससीओ। पूछेगा आपसे एससीओ की स्थापना कौन से संगठन के जुड़ने के बाद हुई, तो उज़्बेकिस्तान वो आपका आंसर होने वाला है, ठीक। इसके बाद भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे 9 जून 2017 को। ये कजाकिस्तान में हुआ था, ये अस्ताना में शिखर सम्मेलन हुआ था एसीओ जो है एससीओ का। तो वहीं पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक। भारत 7वां और पाकिस्तान 8वां सदस्य इसका बना था। 9वां सदस्य इसका अभी 4 जुलाई 2023 को नई दिल्ली शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था, उसमें ईरान जो है इसका 9वां सदस्य देश बना। और अभी जो है 10वां सदस्य देश इसका बेलारूस बना 4 जुलाई 2024 को। अस्ताना शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अभी जो नवीनतम शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एससीओ का जो नवीनतम शिखर सम्मेलन है, अभी तिथि 31 अगस्त और से 1 सितंबर 2025 तक, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसी महीने तियानजिन शहर चीन में हुई थी। जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। किस शहर में हुई थी? तियानजिन में हुई थी। कहाँ पर? चीन में हुआ था। कब? 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। इसके मुख्य तथ्य देख लीजिए। यह शिखर सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। भारत की तरफ से मोदी जी ने भाग लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, एससीओ प्लस बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें जो ऑब्जर्वर और संवाद भागीदार डायलॉग पार्टनर देशों ने भी भाग लिया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य देख लीजिएगा, क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, आतंकवाद विरोधी प्रयास करना और वैश्विक आर्थिक चुनौती जैसे अमेरिका चीन जो है व्यापार तनाव को जो है संतुलित रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। इसके अलावा और इसी प्रकार 19 सितंबर 2025 तक एससीओ का नवीनतम शिखर सम्मेलन तियानजिन शहर चीन में संपन्न हुआ था। क्योंकि ये पीडीएफ आपकी 19 सितंबर 2025 को तैयार की गई थी, तो इसलिए उस डेट के हिसाब से अभी लेटेस्ट आपका शिखर सम्मेलन तियानजिन शहर चीन में हुआ है। जरूर याद रखेंगे, भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। तो इस समय सी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तीनों की फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी एक साथ हंसी मजाक करते हुए। अमेरिका बड़ा चिढ़ गया था, ठीक है। ये वही वाला सम्मेलन है। इससे पिछला सम्मेलन एससीओ का 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था और इसी में बेलारूस को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाया गया था 10वें नंबर का। हमने क्या पढ़ा था आपको? आसियान में कितने सदस्य हैं? 11 हो गए हैं। 11वां कौन है आसियान का? तिमोर लिस्ते है। लेकिन यहाँ पर जो एससीओ है वहाँ पर 10 सदस्य हैं और 10वां सदस्य कौन है? आपका बेलारूस है। जरूर आप याद रखेंगे, ठीक। प्रमुख उद्देश्य अपन देख चुके हैं। इसकी मुख्य संरचना देखिए इसकी। इसमें राष्ट्राध्यक्ष का परिषद होता है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, एचएससी। यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो वर्ष में एक बार मिलती है, जहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, वो आपस में मिलते हैं। जैसे भारत की तरफ से मोदी जी, चीन की तरफ से सी जिनपिंग, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, ये सारे राष्ट्राध्यक्ष आकर मिलते हैं, ठीक है। एक शासनाध्यक्षों की मीटिंग होती है, परिषद होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, एचजीसी। यह आर्थिक मुद्दों और बजट पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष में एक बार ये भी मिलती है। इसके अलावा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, आरएटीएस, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आरएटीएस रैट्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान। यह आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग करती है। इसके अलावा स्थायी इसका सचिवालय बीजिंग में है। बीजिंग जो है संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय, संघाई नहीं लगाना है आपको, बीजिंग में है, ठीक है। स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा इसी वीडियो के। प्रश्न देखिए अब इस पर एमसीक्यू बेस। एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 2001 में, 15 जून 2001 को। कहाँ हुई? शंघाई शहर में हुई थी, याद रखेंगे। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? बीजिंग चीन में है।
ठीक, ऊपर देख चुके हैं। एससीओ की भाषा कौन कौन सी है आधिकारिक, तो चीनी और रूसी भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक, अगला है एससीओ की शुरुआत में इसे किस नाम से जाना जाता था, संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। कौन कौन थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान संघाई 5 का गठन किया था 1996 में। ठीक है, अगला है 2001 में शामिल होकर संघाई 5 को एससीओ में बदलने का कारण उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया था। मैंने आपको बताया है ऊपर, है ना, उज्बेकिस्तान इसमें कौन क्या क्या हो गया था, शामिल हो गया था। भारत और पाकिस्तान को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया था, तो इसमें जो है 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे, है ना। 2017 अपन देख चुके हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे। इसके अलावा एससीओ के किस निकाय, एससीओ के किस निकाय, ये बहुत मोटा हो गया, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, हाँ इतना ठीक है। तो एससीओ के किस निकाय का मुख्यालय ताशकंद में है, तो अपन ने देखा था रैट्स का, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है एससीओ का मुख्य उद्देश्य किन बुराइयों, 3 एविल्स हैं जो कौन कौन से, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जो अतिवाद होता है, ये 3 एविल्स में गिने जाते हैं एससीओ के। तीनों को जरूर याद रखना है आपको, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मैंने प्रस्तुत किए हैं। अगला है एससीओ का कौन सा अंग सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, तो राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद होती है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल वाले। अगला है एससीओ का सबसे नवीनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा है, जो 2023 में ईरान शामिल हुआ था, लेकिन 10वां लेटेस्ट वाला आपका बेलारूस है। बेलारूस ही लगाना है आपको, 10वां सदस्य बेलारूस बन गया है, गलती नहीं करना भाई। ठीक, एससीओ का प्राथमिक ध्यान किस प्रकार के सहयोग पर रहता है, तो राजनीतिक, आर्थिक और इस सुरक्षा के प्रकार पर रहता है। एससीओ किस प्रकार का संगठन है, तो स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पहली ही लाइन में मैंने आपको बताया है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो भारत एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है, बाकी चीन, रूस, किर्गिस्तान ये तो है ना, बाकी सदस्य है लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं है। अगला है एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद जो होती है उसका मुख्य फोकस किस पर रहता है मेरे भाई, तो उसका मुख्य फोकस रहता है आर्थिक और बजट संबंधी मुद्दों पर। संघाई 5 का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1996 में हुआ था भाई। ठीक, संघाई 5 का गठन। एससीओ की अवधारणा किस महाद्वीप से संबंधित है, तो यूरेशिया से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप के देश शामिल है ना। अब एससीओ में आरएटीएस का पूर्ण रूप अपन देख चुके हैं, जो है आपका क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट में बताइए एक बार फिर से। ऊपर देखें अपन ने ना, भारत में एससीओ में शामिल होने वाले पहले किस दर्जे का धारक था, एससीओ में शामिल होने से पहले भारत किस दर्जे का था जो एससीओ में, तो ऑब्जर्वर स्टेटस था अपना, ऑब्जर्वर स्टेट था ये। ठीक है, इसके अलावा एससीओ के निर्णय किस सिद्धांत पर लिए जाते हैं, तो सभी के सहमति, सभी का जो है कंसेंट होता है ना, उसके हिसाब से लिए जाते हैं भाई। इसके अलावा एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो एससीओ की तो एक ही बार होती है मेरे भाई, एक बार होती है सिर्फ। अगला है एससीओ चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए, जिसने संगठन को कानूनी आधार दिया था, तो 2002 में। एससीओ चार्टर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हस्ताक्षरित हुए थे, जो 2003 से लागू हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला है देश, कौन सा देश एससीओ का पर्यवेक्षक देश है, पूर्ण सदस्य देश नहीं है, तो बेलारूस इसमें ऑप्शन में जरूर दिया गया है, लेकिन मैंने नोट लगा के रखा है बार बार, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। ये क्वेश्चन बार बार मेरा लाने का आपके नज़र के सामने उद्देश्य एकमात्र है कि बेलारूस आपका 10वां सदस्य है, आप जरूर याद रखिए इसको। ठीक, अगला है एससीओ सदस्य देश वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा कवर करते हैं, मैंने बताया था आपको 40 से 42% हिस्सा कवर कर रहे हैं। अगला है एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद से निपटना है, के माध्यम से इसको रैट्स हमने देखा था ना, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। ये अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम संघाई 6 नहीं रखी बल्कि एससीओ रखा गया था, तो उज्बेकिस्तान 2001 में, है ना, अपन देख चुके हैं इसके बारे में भी। आप बोलेंगे इतने फास्ट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमने इसकी थ्योरी कवर कर ली है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशियाई गणराज्य है और एससीओ का सदस्य है, तो कजाकिस्तान है। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान, बाकी जो हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ये नहीं है, बल्कि कजाकिस्तान है। और तुर्कमेनिस्तान स्थायी रूप से तटस्थ देश है। ठीक, तो जरूर आप याद रखिएगा। अगला है एससीओ के सिद्धांतों में से एक है, तो एससीओ बहुध्रुवी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा हो। ठीक है, मल्टीपोलर जो है विश्व को बढ़ावा देता है एससीओ जो है। ठीक,
अगला है 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो 2023 में भारत ने करी थी भाई, और इसी में ईरान को 9वां पूर्ण सदस्य देश बनाया गया, ऊपर अपन देख चुके हैं। अगला है एससीओ के संबंध में थ्री एबल्स का मतलब क्या है? तो आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद या उग्रवाद जिसे कहते हैं, और ये एससीओ के सुरक्षा एजेंडे में मूल हैं एकदम। अगला है एससीओ की सदस्यता पाने वाला अंतिम देश कौन सा है 2025 तक? तो बेलारूस। मैंने एक बार फिर आपको डाला है, 10वां सदस्य बेलारूस है, जून 2024 में शामिल हो चुका है बेलारूस। ठीक है, रूस का बहुत बड़ा ये सपोर्टर देश है। तो चलिए 30 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। तो इसी के साथ मैं कहूँगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट आपको करना है। सारे के सारे आप स्टडी ग्रुप्स में अपने इस वीडियो को शेयर करना है आपको, जिससे इसकी रीच बढ़े और एक हेल्दी कंपटीशन हो, और हम बच्चों को फ्री में कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ आपको स्टूडेंटों को, जिससे उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके, जिससे वो कोर्स के मायाजाल से जो है निकलें, और हम दिखा देंगे कि यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा मंच हो सकता है पढ़ने के लिए। ठीक, तो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, PDF वगैरह आपको वहीं से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।